गुड आफ्टरनून बच्चों। वंस अगेन वेलकम टू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ एमजे स्टार सर। बच्चों, पिछली क्लास में हमने स्टार लेक्चर में एक बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत की थी जिसका नाम था जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम अपने उसी स्टार लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हल्का सा एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं बच्चों। किसी भी न्यूरॉन के अंदर नर्व इंपल्स का जनरेशन और कंडक्शन जो है बेटा जी वो 4 स्टेजेस में पूरा होता है। पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन। एक चीज समझे बच्चों, हाइपरपोलराइजेशन का होना ये हर बार कंपलसरी नहीं होता है। मैं आपको बता चुका था, हमारा न्यूरॉन स्टिमुलस सिर्फ और सिर्फ तब रिसीव कर सकता है जब वो रेस्टिंग स्टेज में हो, यानी कि पोलराइजेशन में हो, यानी कि वो -70 मिलीवोल्ट की पोजीशन पर होना चाहिए। और याद कीजिए बच्चों, रेस्टिंग स्टेज को कहा जाता है एक्साइटेबल स्टेज। एनसीईआरटी भी तो लिखती है बच्चों, the neurons are excitable cells because their membrane are in a polarized state। यानी एक चीज समझे बच्चों, चाहे वो न्यूरॉन क्यों ना हो, चाहे वो न्यूरॉन का कोई भी सेगमेंट क्यों ना हो, वो स्टिमुलस सिर्फ और सिर्फ तब रिसीव कर सकता है जब वो कौन सी स्टेज में होगा बच्चों, रेस्टिंग स्टेज में, यानी कि पोलराइजेशन से। यहां पोलराइजेशन से मेरा मतलब बच्चों -70 मिलीवोल्ट होना चाहिए। तभी तो याद कीजिए, रेस्टिंग स्टेज पर जैसे हम स्टिमुलस देते हैं, कुछ सोडियम वीजीसी खुलते हैं, सोडियम का इनफ्लक्स होता है और तुरंत याद कीजिए डीपोलराइजेशन होता है, पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, +30 मिलीवोल्ट जनरेट होता है। इसी को तो कहा जाता है बेटा जी नर्व इंपल्स, यानी कि एक्शन पोटेंशियल। अब समझिए बच्चों, एक बार न्यूरॉन डीपोलराइज हो गया, एक बार न्यूरॉन डीपोलराइज हो गया, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो चुकी है, एक्साइट हो चुकी है, तो उस समय वो दूसरे स्टिमुलस को रिसीव नहीं कर सकती। पर याद कीजिए बच्चों, जैसे ही डीपोलराइजेशन कंप्लीट होता है, सोडियम वीजीसी पूरी तरह से बंद हो जाते हैं और पोटेशियम वीजीसी खुल जाते हैं। और एनसीईआरटी का स्टेटमेंट याद कीजिए, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स पोटेशियम आयन डिफ्यूजेस आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड वंस अगेन रीस्टोर्स द रेस्टिंग पोटेंशियल। यानी बच्चों रीपोलराइजेशन हो जाता है ड्यू टू द आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। और याद कीजिए बच्चों, रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, रेस्टिंग पोटेंशियल रीस्टोर कर लिया गया है वापस से -70। और एनसीईआरटी कहती है द मेम्ब्रेन वंस अगेन बिकम रेस्पॉन्सिव फॉर फर्दर स्टिमुलेशन। यानी समझें, -70 होगा तो स्टिमुलस लिया जा सकता है, चाहे वो -70 पोलराइजेशन का हो, चाहे वो -70 रीपोलराइजेशन का हो। यानी समझो बच्चों, अगर रीपोलराइज मेम्ब्रेन को -70 पर अगर आप स्टिमुलस दे दोगे तो बस वो हल्का सा डिफ्लेक्शन लेगी और ग्राफ वहीं से ऊपर चला जाएगा बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि हाइपर पोलराइजेशन का होना ये कंपलसरी नहीं होता है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हाइपर पोलराइजेशन का होना कंपलसरी नहीं होता है। हाइपर पोलराइजेशन सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में होता है जब रीपोलराइज होने के बाद अगर मेम्ब्रेन को स्टिमुलस ना दिया जाए। तो बच्चों वापस समझेंगे, चाहे वो पोलराइजेशन स्टेज हो, चाहे वो रेस्टिंग पोटेंशियल को रीस्टोर कर लिया गया हो, रीपोलराइजेशन हो, दोनों ही केस में हमारी मेम्ब्रेन स्टिमुलस को रिसीव कर सकती है। और याद कीजिए बेटा, नर्व इंपल्स एक्शन पोटेंशियल किसे कहा जाता है, +30 मिलीवोल्ट को। तो पिछली क्लास में हम नर्व इंपल्स का जनरेशन देख चुके हैं। आज हम टॉपिक को आगे ले चलते हैं बच्चों। हेडिंग है दैट इज कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। बच्चों, आज मैं आपको 2 तरह के नर्व इंपल्स के कंडक्शन पढ़ाना चाहूंगा। एक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा जी जनरल कंडक्शन। बेटा जनरल कंडक्शन जो है वो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में होता है। एक हम स्पेशल टाइप का कंडक्शन भी पढ़ेंगे जिसका नाम है बेटा जी सॉल्टेटरी कंडक्शन। ये आपके मॉड्यूल में लास्ट में लिखा हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ माइलिनेटेड नर्व फाइबर में होता है। तो एक बार आप जल्दी से उस ग्राफ को रिवाइज कर लीजिए, तब तक मैं जो है यहां पर जनरल कंडक्शन के लिए एनसीईआरटी पेज नंबर 233 का फिगर नंबर 18.2 आपके सामने ड्रॉ करता हूं। आइए टॉपिक शुरू करते हैं, जनरल कंडक्शन। बेटा इस टॉपिक के माध्यम से हम नर्व इंपल्स के जनरेशन को भी रिवाइज कर लेंगे और साथ ही साथ हम नर्व इंपल्स के कंडक्शन को एनसीईआरटी पेज नंबर 233 पर आ चुके हैं बच्चों। वहां का फिगर नंबर 18.2 चल रहा है, द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ शोइंग जनरल कंडक्शन। चलिए बच्चों सीधे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आप ध्यान सुनिएगा। मान लेते हैं बच्चों, मैंने आपके सामने एक्सॉन ड्रॉ कर रखा है। पूरी एनसीईआरटी का एक एक शब्द कवर करना है, मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। ध्यान सुनिए बच्चों, मैंने आपके सामने एक्सॉन बना रखा है। एनसीईआरटी ने क्या किया है, एक्सॉन को बेटा जी वर्चुअली कुछ इस तरह से वर्चुअली सेगमेंट्स में डिवाइडेड माना है। बेटा आपको पता है एक्सॉन वैसे डिवाइडेड नहीं होता है, पर एनसीईआरटी ने जो है एक्सॉन को कुछ इस तरह से वर्चुअली कुछ सेगमेंट्स में डिवाइडेड माना है। मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिख देता हूं। मान लेते हैं बेटा जी ये इनिशियल सेगमेंट है ए,
मान लेते हैं ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, और इस तरह से कंटिन्यूसली हम जो है एक्सॉन को वर्चुअली कुछ सेगमेंट्स में डिवाइडेड मानते हैं। अब मान लेते हैं बच्चों कि हमारा जो न्यूरॉन है अभी वो रेस्टिंग स्टेज में है। आपको कैसे पता चल रहा है? मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है बेटा जी, अंदर से नेगेटिव है, बाहर से पॉजिटिव है, और मान के चल रहा हूं कि दोनों टाइप की वीजीसीस एक साथ बंद होंगे, तो मैं कह सकता हूं बेटा जी पूरा का पूरा एक्सॉन अभी रेस्टिंग स्टेज में है, पोलराइज्ड स्टेट में है। इसका मतलब बेटा जी हर सेगमेंट जो है वो अभी पोलराइज्ड स्टेट में है। अब बच्चों पहले पिछली क्लास को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि नर्व इंपल्स का जनरेशन कैसे होता है। उसके बाद बच्चों बहुत ही 2 सेकंड का टॉपिक है बेटा जी, 2 सेकंड का टॉपिक भी नहीं है, ये बस कुछ मिली सेकंड्स का टॉपिक होता है। आपके मॉड्यूल में बेटा जी पेज नंबर 7 पर हमने एक बॉक्स बना रखा है बेटा जी स्पॉटलाइट, जिसके अंदर 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है? ये डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का जो एंटायर प्रोसेस होता है ना बच्चों, ये बहुत ही फास्ट होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 मिली सेकेंड्स लगते हैं बच्चों। यानी बेटा 1 सेकंड का भी जो 1000वां हिस्सा होता है उसके अंदर तो बेटा जी डीपोलराइजेशन हो जाता है और रीपोलराइजेशन हो जाता है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान सुनिएगा, मैंने आपसे क्या कहा, चाहे वो न्यूरॉन हो, चाहे वो एक्सॉन हो, चाहे वो एक्सॉन का कोई सेगमेंट क्यों ना हो, वो स्टिमुलस सिर्फ और सिर्फ तब रिसीव करता है जब वो रेस्टिंग स्टेज में हो। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों जो ए वाला सेगमेंट है अभी वो रेस्टिंग स्टेज में है, यानी अभी अगर आप उसको स्टिमुलस दोगे बेटा जी तो वो स्टिमुलस रिसीव करेगा। मान लो आपने इसको स्टिमुलस दिया, अब याद करने की कोशिश करो, जैसे ही स्टिमुलस मिलता है बच्चों कुछ सोडियम वीजीसी खुल जाते हैं, और या तो सोडियम वीजीसी खुलते हैं, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। पिछली स्टार लेक्चर थी, आज स्टार लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। ध्यान सुनिए बेटा, हमारा न्यूरॉन अभी रेस्टिंग स्टेट में है, जो ए वाला सेगमेंट है वो पोलराइज्ड है, वो स्टिमुलस रिसीव कर सकता है। जैसे ही स्टिमुलस अप्लाई होगा कुछ सोडियम वीजीसी खुलेंगे, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, और याद कीजिए हम +10 मिलीवोल्ट का चेंज करेंगे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, -60 पर पहुंचेंगे, दैट इज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। और एक बार -60 आ गया तो याद कीजिए बेटा सारे सोडियम वीजीसी एक साथ खुल जाएंगे, सोडियम का रैपिड इन्फ्लक्स होगा और अंदर जो है पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। वैसे याद कीजिए पहले 0 मिलीवोल्ट होगा, 0 मिलीवोल्ट पर सोडियम वीजीसी बंद होना शुरू होंगे, पर बंद होने में थोड़ा समय लग जाएगा, तब तक और सोडियम अंदर आएगा, मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव बाहर से नेगेटिव हो जाएगी। यानी बेटा जी पोलैरिटी रिवर्स हो चुकी है। और याद कीजिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पोलैरिटी का रिवर्स होना यही क्या कहलाता है बेटा जी? डीपोलराइजेशन। यानी ए वाले सेगमेंट में डीपोलराइजेशन हो चुका है, और जैसे हम पहुंचेंगे +30 मिलीवोल्ट पर क्या जनरेट हो चुकी है बेटा? नर्व इंपल्स यानी कि एक्शन पोटेंशियल। यह हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब समझना चाहते हैं आखिर नॉन माइटेड नर्व फाइबर में इस एक्शन पोटेंशियल का, इस नर्व इंपल्स का एक्सोलेमा पर कंडक्शन कैसे होता है। मिली सेकेंड्स का टॉपिक है, चंद सेकेंड्स में स्टार सर आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए बेटा, जो ए वाला सेगमेंट है वो एक्साइट हो चुका है, वो डीपोलराइज हो चुका है, अंदर की तरफ प्लस हो चुका है, बाहर की तरफ माइनस हो चुका है, पर बेटा आगे वाले सेगमेंट अभी भी पोलराइज्ड हैं। और बेटा समझें, मैं प्लस साइन को बाय कन्वेंशन हायर पोटेंशियल कह रहा हूं और माइनस साइन को मैं लोअर पोटेंशियल कह रहा हूं। तो आप देख पा रहे होंगे बेटा जी, आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर अंदर हायर पोटेंशियल है, जबकि बी वाले में अंदर लोअर पोटेंशियल है। तो करंट बेटा जी पोटेंशियल डिफरेंस ही तो ढूंढती है। तो करंट हमेशा जो है हाई पोटेंशियल से लो की तरफ बलखा कर चलती है। हाँ बेटा जी बलखा कर चलती है, साइन वेव की फॉर्म में चलती है। अल्टरनेटिंग करंट में आप पढ़ते हैं तो देखिए क्या होगा, करंट चलेगी बेटा जी प्लस से माइनस की तरफ, और आउटर सरफेस बेटा जो है प्लस से माइनस की तरफ चलेगी। आप एनसीईआरटी पेज नंबर 233 का फिगर नंबर 18.2 चेक कर सकते हैं। इनर सरफेस पर करंट जारी है लेफ्ट टू राइट, जबकि आउटर सरफेस पर करंट जारी है राइट टू लेफ्ट। तो इस तरह से बेटा जी करंट का एक सर्किट यहां पर कंप्लीट होता है। अब ध्यान से देखिए, करंट बलखा कर गई है बी वाले में। बेटा ये बी वाले को स्टिमुलस देगी, क्या बी वाला स्टिमुलस ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि वो कौन सी स्टेज में बेटा? वो रेस्टिंग स्टेज में है। तो देखिए क्या होगा, जैसे बी वाला स्टिमुलस लेगा, फिर से वही कहानी दोहराता हूं, सोडियम वीजीसी खुलेंगे, सोडियम अंदर आएगा, पहले 0 हो जाएगा, सोडियम की वीजीसी बंद होना शुरू होंगे, बंद होने में थोड़ा समय लग जाएगा, तब तक और सोडियम अंदर आएगा, तो मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव बाहर से नेगेटिव हो जाएगी। तो इस वाले सेगमेंट में पोलैरिटी रिवर्स हो चुकी है। तो क्या हो चुका है बेटा? डीपोलराइजेशन। और जैसे +30 मिलीवोल्ट होगा क्या जनरेट हो जाएगी? नर्व इंपल्स यानी कि एक्शन पोटेंशियल। तो आपने देखा बेटा जी, पहले नर्व इंपल्स एक्शन पोटेंशियल साइट ए पर थी,
अब नर्व इंपल्स एक्शन पोटेंशियल साइट बी पर आ चुकी है, तभी तो एनसीईआरटी लिखते ना बेटा जी, द एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट साइट ए अराइव्स एट साइट बी। तो उम्मीद करता हूं आपको कंडक्शन समझ में आ रहा होगा, पर एक चीज समझो बच्चों, जब तक बी वाला सेगमेंट डीपोलराइज होगा तब तक ए वाला सेगमेंट जो है बेटा जी रीपोलराइज हो जाएगा। अरे याद करने की कोशिश कीजिए, जैसे ए वाले में डीपोलराइजेशन हुआ, याद कीजिए बेटा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो करंट तो बल खा के चली गई, पर ए वाले में सोडियम वीजीसी बंद हो चुके होंगे, पोटेशियम वीसी खुल चुके होंगे, यानी कि जब तक बी वाला डीपोलराइज होगा ए वाला फिर से रीपोलराइज हो चुका होगा। अब तो बच्चों वही गीत गुनगुनाना है। अब देखिए तो सही, बी वाला डीपोलराइज हो चुका है, सी वाला अभी भी पोलराइज है, यहां प्लस है वहां माइनस है, करंट फिर से बल खा के चलेगी, प्लस से माइनस और प्लस से माइनस। कंसेप्ट सेम है ना बेटा जी, इनर साइड पर करंट जारी है लेफ्ट टू राइट बी टू सी, जबकि आउटर सरफेस पर करंट जारी है राइट टू लेफ्ट यानी कि सी टू बी। और वही कंसेप्ट बेटा जी, करंट जाकर सी को स्टिमुलस देगी, यहां पर सोडियम वीजीसी खुलेंगे, सोडियम वीजीसी खुलेंगे, सोडियम अंदर आएगा, पहले जीरो हो जाएगा, सोडियम के दरवाजे बंद होना शुरू होंगे, बंद होने में थोड़ा समय लग जाएगा, तब तक और सोडियम अंदर आएगा, मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव बाहर से नेगेटिव हो जाएगी, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, यानी क्या हो गया बेटा जी, डीपोलराइजेशन। और जैसे प्लस 30 मिलीवोल्ट होगा क्या जनरेट होगी, नर्व इंपल्स यानी कि एक्शन पोटेंशियल। तो आपने देखा ना बेटा जी, पहले नर्व इंपल्स ए में थी, फिर वो बी में पहुंची, अब वो सी में पहुंच चुकी है। तो आप देख पा रहे हैं नर्व इंपल्स क्या है, नर्व इंपल्स एक्शन पोटेंशियल है, जो कि एक्सोलेमा पर कैसे ट्रेवल कर रही है, इन द फॉर्म ऑफ वेव ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। बच्चों एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है आपके मॉड्यूल में पेज नंबर 7 पर, स्पॉटलाइट जो एक बॉक्स बना हुआ है उसमें सेकंड बिंदु है, एनसीईआरटी की समरी में साफ लिखा हुआ है, नर्व इंपल्स ट्रेवल्स एज एक्शन पोटेंशियल व्हिच पासेस अलोंग द एक्सॉन एज वेव ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। बेटा आगे वाले सेगमेंट डीपोलराइज होते जाएंगे, पीछे वाले सेगमेंट रीपोलराइज होते जाएंगे, और नर्व इंपल्स एक्सोलेमा पर एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में कंडक्ट होती चली जाएगी। वापस से दोहराता हूं, आगे वाले सेगमेंट डीपोलराइज होते चले जाएंगे, पीछे वाले सेगमेंट रीपोलराइज होते जाएंगे, और नर्व इंपल्स एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में एक्सोलेमा पर कंडक्ट होती चली जाएगी। तो इस तरह से बेटा जी नर्व इंपल्स का जनरल कंडक्शन होता है। यह बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, इसमें लगते हैं 1 to 5 मिली सेकेंड्स। अब बेटा जी स्पॉटलाइट वाला जो बॉक्स है आपके मॉड्यूल में, उसमें थर्ड पॉइंट में एक शब्द लिखा हुआ है रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये एनसीईआरटी में नहीं है, मैं आपको समझाता हूं बच्चों, ध्यान सुनिएगा। वहां क्या लिखा हुआ है आप ध्यान सुने, लिखा हुआ है द टाइम टेकन फॉर द रीस्टोरेशन ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसका मतलब ये हुआ बेटा, रेस्टिंग पोटेंशियल को रीस्टोर करने में जो समय लगता है वो कहलाता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। और बेटा जी जब तक रिफ्रैक्टरी पीरियड खत्म नहीं होगा, जो न्यूरॉन है वो दूसरा स्टिमुलस रिसीव नहीं कर सकता है। चलिए एक बार इसको मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान सुनेंगे। मान लेते बेटा फिर से वही शुरुआत करते हैं, फिर से जो है वही शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं सभी सेगमेंट अभी रेस्टिंग कंडीशन में पोलराइज्ड है। जैसे ए वाला सेगमेंट जो है बेटा वो पोलराइज कंडीशन में है, तो क्या वो स्टिमुलस रिसीव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है बेटा, -70 तभी तो स्टिमुलस रिसीव कर सकता है। अब भी आपने उसको स्टिमुलस दिया, वो स्टिमुलस ले लेगा। वही गीत गुनगुनाएंगे, सोडियम वीसी खुलेंगे, सोडियम अंदर आएगा, पहले जीरो हो जाएंगे, सोडियम के दरवाजे बंद होना शुरू होंगे, बंद में थोड़ा समय लग जाएगा, तब तक और सोडियम अंदर आएगा, मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव बाहर से नेगेटिव, पोलैरिटी रिवर्स, यानी क्या हो चुका है, डीपोलराइजेशन प्लस 30 मिलीवोल्ट नर्व इंपल्स एक्शन पोटेंशियल। अब समझो ये सेगमेंट डीपोलराइज हो चुका है। अभी अगर इसको स्टिमुलस देंगे बेटा जी, क्या ये लेगा? ये नहीं लेगा। अब समझें, करंट बल खा के चलेगी, करंट जब तक इस वाले सेगमेंट को डीपोलराइज करेगी, ये वाला रीपोलराइज हो जाएगा। यानी बेटा आप देख पा रहे हैं ए सेगमेंट ने अपने रेस्टिंग पोटेंशियल को रीस्टोर कर लिया है। तो जब तक इंपल्स यहां पहुंची, इतने समय में इसने अपने रेस्टिंग पोटेंशियल को रीस्टोर कर लिया है और ये तैयार हो चुका है एक दूसरा स्टिमुलस रिसीव करने के लिए। तो बेटा जी यही टाइम क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्या कहलाता है बेटा जी? रिफ्रैक्टरी पीरियड। और जब तक रिफ्रैक्टरी पीरियड कंप्लीट नहीं होगा, जब तक रिफ्रैक्टरी पीरियड कंप्लीट नहीं होगा, न्यूरॉन या न्यूरॉन का कोई भी सेगमेंट दूसरा स्टिमुलस रिसीव नहीं कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। बच्चों मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। एनसीईआरटी पेज नंबर 233 पर जो फिगर नंबर 18.2 है, एक बार उसको आप रिव्यू कर लीजिए, फिर मैं आपके सामने पेश करूंगा
स्पेशल टाइप ऑफ कंडक्शन दैट इज सॉल्टेटरी कंडक्शन विच अकर्स ओनली एंड ओनली इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। एक बार जल्दी से ऑब्जर्व कर लीजिए बच्चों। नर्व इंपल्स का ही दूसरा नाम बेटा जी एक्शन पोटेंशियल होता है। नर्व इंपल्स इज ऑल्सो नोन एज एक्शन पोटेंशियल। एक मामूली सी करंट है जो एक्सोलेमा पर कंडक्ट होती है। चलिए बच्चों, अब मैं आपके सामने पेश करता हूं दैट इज सॉल्टेटरी कंडक्शन। सेम टू सेम टॉपिक है बेटा, ये तो उससे भी फास्ट होता है। आइए समझिए कैसे। मैंने आपके सामने इस बार माइटेड नर्व फाइबर बनाए, आप देख पा रहे बेटा, जैसे बी और सी पर माइलिन शीथ का डिपोजिशन हो चुका है, जैसे ई और एफ पर माइलिन शीथ का डिपोजिशन हो चुका है, जैसे एच और आई पर माइलिन शीथ का डिपोजिशन हो चुका है। आप देख पा रहे हैं बेटा, जो डी वाला सेगमेंट है वहां माइलिन शीथ नहीं है, तो उसे मैं कह सकता हूं नोड ऑफ रेनवियर। हम पढ़ चुके हैं नोड ऑफ रेनवियर वो जगह है जो दो माइलिन शीथ के बीच का गैप होता है, तो जी को मैं कह सकता हूं नोड ऑफ रेनवियर। सिमिलरली जे को मैं कंटिन्यूसली कह सकता हूं नोड ऑफ रेनवियर। अब समझो बच्चों, जो नोड ऑफ रेनवियर है वहां माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, तो वहां से चार्ज का फ्लो हो सकता है। तो जहां चार्ज का फ्लो हो सकता है वहां देखिए मैं इस तरह से पोलैरिटी रिप्रेजेंट कर सकता हूं बेटा। जहां माइलिन शीथ नहीं है वहां चार्ज का फ्लो होगा, तो वहां पोलैरिटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं बेटा, जहां जहां माइलिन शीथ है, हम पढ़ चुके हैं माइलिन शीथ एक्ट एज ए इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, तो वहां पर चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, जहां जहां माइलिन शीथ है वहां पर मैंने चार्ज रिप्रेजेंट नहीं किए हैं। अब 2 मिनट का टॉपिक है बेटा जी, समझिए कैसे। मान लेते हैं ये न्यूरॉन अभी रेस्टिंग कंडीशन में, कैसे पता चला? सभी सेगमेंट जो है वो अंदर से नेगेटिव है, बाहर से पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल ए वाला पोलराइज्ड है, डी वाला पोलराइज्ड है, जी वाला पोलराइज्ड है, ये पोलराइज्ड है। और समझिए बच्चों, न्यूरॉन स्टिमुलस सिर्फ और सिर्फ तब रिसीव कर सकता है जब वो रेस्टिंग कंडीशन में। बच्चों फिर से वही तो गीत गुनगुनाना है। अभी अगर आप ए वाले को स्टिमुलस देंगे, स्टिमुलस ले लेगा, सोडियम वीजीसी खुलेंगे, सोडियम का इनफ्लक्स होगा, मेम्ब्रेन की पोलैरिटी रिवर्स होगी, अंदर प्लस बाहर माइनस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डी पोलराइजेशन। और जैसे प्लस 30 मिलीवोल्ट होगा नर्व इंपल्स यानी एक्शन पोटेंशियल। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर ये सेगमेंट जो है डीपोलराइज हो चुका है, पर 2 सेगमेंट छोड़कर जो अगला सेगमेंट है वो रेस्टिंग कंडीशन में, यानी यहां लोअर पोटेंशियल है, यहां पर जो है यहां हायर पोटेंशियल वहां लोअर पोटेंशियल। तो सेम कंसेप्ट है बेटा जी, करंट प्लस से माइनस जाएगी, प्लस से माइनस जाएगी। आप ध्यान से देखिए, जनरल कंडक्शन में करंट का जो सर्किट बन रहा था वो ए और बी के बीच में बन रहा था। इस बार जो सर्किट की लेंथ बन रही है बेटा वो ज्यादा बन रही है, वो ए से डी के बीच में बन रही है। बाकी कंसेप्ट सेम है ना बेटा जी। जो बी डी वाला सेगमेंट है वो स्टिमुलस रिसीव करेगा, सोडियम वीजीसी खुलेंगे, सोडियम अंदर आएगा, पहले 0 हो जाएगा, सोडियम के वीजीसी बंद होना शुरू होंगे, बंद होने में थोड़ा समय लग जाएगा, तब तक और सोडियम अंदर आएगा, मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव बाहर से नेगेटिव हो जाएगी, पोलैरिटी रिवर्स हो चुकी है, डीपोलराइजेशन प्लस 30 मिलीवोल्ट क्या जनरेट होगा? नर्व इंपल्स यानी एक्शन पोटेंशियल। अब देखिए, ये वाला डीपोलराइज हो चुका है, 2 सेगमेंट छोड़ के वो पोलराइज है। बच्चों सेम कंसेप्ट है, करंट जाएगी प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। सेम यहां वो गीत गुनगुनाएंगे, नर्व इंपल्स यानी एक्शन पोटेंशियल बनेगा, फिर करंट ऐसे जाएगी। कंसेप्ट बिल्कुल सेम है बेटा जी। इनर सरफेस पर करंट जा रही है लेफ्ट टू राइट, आउटर सरफेस पर जा रही है राइट टू लेफ्ट। पर आप देख सकते हैं यहां पर नर्व इंपल्स सिर्फ और सिर्फ वहीं बन रही है जहां पर माइलिन शीथ नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं नर्व इंपल्स सिर्फ और सिर्फ नोड ऑफ रेनवियर पर डेवलप हो रही है। तो ऐसा कंडक्शन
जहां पर नर्व इंपल्स एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर पर जंप करते हुए चलती है, सच टाइप ऑफ कंडक्शन इज नोन एज सॉल्टेटरी कंडक्शन। बेटा सॉल्टेटरी वर्ड ग्रीक वर्ड सॉल्टियर से आया, जिसका मतलब होता है जंप। तो ऐसा कंडक्शन जिसमें नर्व इंपल्स एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर जंप करती है, वो कहलाता है बेटा सॉल्टेटरी कंडक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्टेटरी कंडक्शन। अब छोटा सा यहां पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यह आंसर आपको देना होगा। जनरल कंडक्शन वर्सेस सॉल्टेटरी कंडक्शन। बेटा हम लिखकर टाइम पास नहीं करना चाह रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। पहला पॉइंट तो जनरल कंडक्शन नॉन माइटेड नर्व फाइबर में होता है, जबकि सॉल्टेटरी कंडक्शन हमेशा माइटेड नर्व फाइबर में होता है। चलिए एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे बच्चों, जनरल कंडक्शन और सॉल्टेटरी में से कौन सा कंडक्शन फास्ट होगा? जल्दी से एक बार लिखकर बताएं बच्चों। आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं बच्चों, सॉल्टेटरी कंडक्शन इज ऑलवेज फास्टर विदाउट एन एक्सेप्शन। बेटा सॉल्टेटरी कंडक्शन जो होगा ये फास्टर कंडक्शन होगा एज कंपेयर टू जनरल कंडक्शन। रीजन समझिए बच्चों, क्योंकि जनरल कंडक्शन में तो हर सेगमेंट को डीपोलराइज करना है, हर सेगमेंट में नर्व इंपल्स बनेगी, हर सेगमेंट में वही गीत गुनगुनाना पड़ेगा। सोडियम वीसी खुलेंगे, सोडियम अंदर आएगा, पहले जीरो हो जाएगा, सोडियम के दरवाजे बंद होना शुरू होंगे, बंद में थोड़ा समय लग जाएगा, तब तक और सोडियम अंदर आएगा, मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव बाहर से नेगेटिव हो जाएगी, तो बच्चों वहां पर समय लगेगा। पर यहां पर नर्व इंपल्स एक्शन पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ वहां बनेगा जहां माइलिन शीथ नहीं है। तो यहां पर बेटा नर्व इंपल्स का कंडक्शन फास्टर होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन, सोच का जवाब दीजिएगा, बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा, जल्दी से लिखकर बताएंगे। जनरल कंडक्शन और सॉल्टेटरी कंडक्शन में से वो कौन सा कंडक्शन इसमें ज्यादा एनर्जी खर्च होगी? मुझे जल्दी से बताइए बच्चों, वो कौन सा कंडक्शन इसमें एनर्जी ज्यादा खर्च होगी बेटा? आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं बेटा, ज्यादा एनर्जी जो खर्च होगी वो जो है जनरल कंडक्शन में। आप देखो तो सही बेटा, बिल्कुल सही आप लिख रहे हैं। जनरल कंडक्शन में हर सेगमेंट डीपोलराइज होगा, तो हर सेगमेंट को रीपोलराइज करना पड़ेगा, रेस्टिंग पोटेंशियल रीस्टोर करना पड़ेगा, और रीपोलराइजेशन के दौरान पंप चलेगा। तो यहां पर ज्यादा पंप चलेंगे, ज्यादा एटीपी खर्च होगा। तो हमें यहां पर कंप्लीट किया है टॉपिक, दैट इज जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। बच्चों 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस, ऑल्सो रेफर टू एज सिनेप्स।
चलिए बच्चों, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स टॉपिक कंप्लीट होने के बाद एनसीईआरटी एक नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं बच्चों, जिसका नाम है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। एक चीज समझे बच्चों, एनसीईआरटी ने सिनेप्स हेडिंग नहीं लिखा है बच्चों, एनसीईआरटी ने हेडिंग लिखा है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। वो अलग बात है कि इंपल्स के ट्रांसमिशन का मतलब सिनेप्स होता है। मैं आपको दो शब्द समझाता हूं बच्चों, एक होता है कंडक्शन, एक होता है ट्रांसमिशन। बेटा, एक ही न्यूरॉन में जब इंपल्स चलती है तो उसे कहा जाता है कंडक्शन, पर जब इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो जाती है तो उसे कहा जाता है ट्रांसमिशन। मैं फिर दोहराता हूं बच्चों, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसे ढंग से पढ़ना होगा। एनसीईआरटी बस एक लाइन लिखती है, द न्यू पोटेंशियल जनरेटेड ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन मे बी आइदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। बेटा, उसी लाइन को समझाने के लिए बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आपके सामने पेश कर रहे हैं एमजे स्टार सर। इसको आप ध्यान से सुनेगा, वापस से बोल रहा हूं बेटा, नर्व इंपल्स जब एक न्यूरॉन में चलती है उसे कहते हैं कंडक्शन, पर जब नर्व इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, तो उसे कहा जाता है ट्रांसमिशन। तो सुनिए बच्चों, सिनेप्स का मतलब कंडक्शन नहीं है, सिनेप्स का मतलब ट्रांसमिशन है। तो जाहिर सी बात है हमें दो न्यूरॉन्स को यहां पर एक साथ ड्रॉ करना होगा। तो आइए टॉपिक शुरू करता हूं, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, जिसको हम सिनेप्स भी कहते हैं। तो चलिए बच्चों, व्हाट इज सिनेप्स, आप ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज सिनेप्स? Synapse is the junction between the two neurons may or may not be separated by a gap called a synaptic cleft। बेटा, सिनेप्स जो है वो दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को कहा जाता है, जो कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट नाम के गैप के द्वारा सेपरेटेड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और बेटा, ये वो जंक्शन है जहां पर एक न्यूरॉन अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे पर ट्रांसफर करता है। बेहद इंपॉर्टेंट बच्चों, मैंने क्या कहा है, सिनेप्स वो जरिया है जिसके द्वारा एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से बात करना चाहता है। बेटा, यहां पर बातचीत नहीं होती है, यहां बातचीत नहीं होती है, सिर्फ बात होती है। समझे बेटा, चाहे वो इंपल्स का कंडक्शन हो वो यूनिट डायरेक्शनल होता है, चाहे वो ट्रांसमिशन हो वो भी यूनिट डायरेक्शनल होता है। एम्स का क्वेश्चन था बेटा जी, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स इज ऑलवेज यूनिट डायरेक्शनल। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, यहां पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से बात करना चाहता है, दूसरा न्यूरॉन पहले न्यूरॉन से बात नहीं करेगा। तो व्हाट इज सिनेप्स बेटा जी? सिनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स where information is transferred from one neuron to अदर। यानी समझो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन पर अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा, और यहां बीच में बेटा जी सिनेप्टिक क्लेफ्ट नाम का गैप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब समझो, मैंने आपसे क्या कहा, सिनेप्स वो जरिया है बच्चों जहां पर एक न्यूरॉन अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे पर ट्रांसफर करेगा, दूसरा वाला पहले पर ट्रांसफर नहीं करेगा। अब सुने बेटा जी, वो न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा वो पहले आता है, वो कहलाएगा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और जो इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा जो बाद में आता है वो कहलाता है बेटा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो आप देख पा रहे हैं ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है बेटा जी, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। पर ध्यान से देखो, ये पूरा न्यूरॉन थोड़ी ना जंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये पूरा न्यूरॉन थोड़ी ना जंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। बेटा, इस न्यूरॉन का सिर्फ टीलोडेंड्रिया वाला पोर्शन, सिनेप्टिक नॉब वाला पोर्शन, और इस न्यूरॉन का सिर्फ डेंड्राइट वाला पोर्शन। और समझो बच्चा, ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है इसे हम कह देंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये जो डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन इसे हम कह देंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो मेडिकल कॉलेज की कंप्लीट डेफिनेशन सुनिए। व्हाट इज सिनेप्स बेटा जी? सिनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द टीलोडेंड्रिया ऑफ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन and post synaptic membrane of the dendrites of the post synaptic neuron may or may not be separated by a gap called as a synaptic cleft। पर हमें तो आंसर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देना है। समझे बेटा जी, ये है बेटा जी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट नाम का गैप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और ये है बेटा जी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप फिगर देख पाएंगे एनसीईआरटी का, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्लस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है बेटा जी सिनेप्स। तो आज के बाद आपके लिए सिनेप्स का क्या मतलब है? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्लस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो एनसीईआरटी आपके पास होगी बच्चों, उसमें एक येलो कलर का चित्र बना हुआ है, आप चेक कीजिए, उसमें लेबलिंग आपको मिलेगी। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्लस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। तो व्हाट इज सिनेप्स? सिनेप्स वो जरिया है जहां पर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन अपनी इंफॉर्मेशन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर
ट्रांसफर करेगा। अब समझो बेटा जी, प्री वाला अपनी इंफॉर्मेशन पोस्ट पर ट्रांसफर करना चाहता है, पर उसकी इंफॉर्मेशन है क्या बेटा जी? नर्व इंपल्स ही तो है। बेटा न्यूरॉन के पास इंफॉर्मेशन क्या है? नर्व इंपल्स यानी करंट है, यानी वो अपनी करंट को यहां ट्रांसफर करना चाहता है, लेकिन बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट नाम का गैप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब समझो बेटा जी, ये गैप होगा या नहीं होगा, उस बेसिस पर सिनेप्स दो टाइप का होगा। समझो बेटा, अगर ये गैप नहीं होगा या न के बराबर होगा तो कहा जाता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। अगर गैप ज्यादा होगा तो वो कहलाता है केमिकल सिनेप्स। बेटा मैं आपको इलेक्ट्रिकल सिनेप्स समझाता हूं 2 सेकंड में। अब समझिए बेटा जी, मान लेते हैं ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, मान लेते हैं बेटा ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। एनसीईआरटी क्या कहती है? व्हेन द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन लाइज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। बेटा प्रॉक्सिमिटी मतलब पास, क्लोज मतलब और पास। तो एनसीईआरटी कहती है बेटा जी, जब प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे, बेटा बहुत पास होते हैं, हम कहेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट या तो एब्सेंट है, और अगर होगा भी तो बहुत कम होता है, महज 2 नैनोमीटर के आसपास। और मेम्ब्रेन जब इतनी पास होती है ना बेटा जी, तो इनकी मेम्ब्रेन आपस में किससे जुड़ जाती है? गैप जंक्शन से। और आपको आइडिया होगा बेटा, गैप जंक्शन अलाउज द रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, और करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो ऑफ आयंस। तो देखो क्या होगा, अगर प्री सिनेप्टिक और पोस्ट मेम्ब्रेन क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगी, उनके बीच में गैप जंक्शन होगा, तो इसकी जो इंफॉर्मेशन है नर्व इंपल्स यानी फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ आयन, वो गैप जंक्शन से होते हुए दूसरे में ट्रांसमिट हो जाएगी। तो ये कहलाता है बेटा जी आपका इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। अब एनसीईआरटी की लाइन सुनिए, मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में जो इंपल्स है वो डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरे में चली जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर सिनेप्टिक क्लेफ्ट न के बराबर है या फिर एब्सेंट है, तो गैप जंक्शन से होते हुए करंट फ्लो हो जाती है। अब आपके सामने एनसीईआरटी की एक लाइन फेंकता हूं, ध्यान से सुनिए बेटा जी। एनसीईआरटी कहती है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, ट्रांसमिशन मतलब सिनेप्स, ध्यान सुनिए एनसीईआरटी क्या कहती है, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स across electrical synapse is very similar to impulse conduction along a single axon। बेटा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के अक्रॉस इंपल्स का ट्रांसमिशन भी हो जाता है, और ऐसा लगता है मानो एक ही एक्सोन में क्या चल रहा है? कंडक्शन। बेटा एक एक्सोन में जब कंडक्शन चलता है, इंपल्स रुकती थोड़ी ना है, आगे वाले डीपोलराइज, पीछे वाले रीपोलराइज, यहां पर ट्रांसमिशन भी हो गया और करंट कहीं रुकी नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि एक ही एक्सोन में क्या चल रहा है बेटा जी? कंडक्शन चल रहा है। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के बारे में एनसीईआरटी की लाइन सुन लीजिए फिर से, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज वेरी सिमिलर टू इंपल्स कंडक्शन अलोंग ए सिंगल एक्सोन। तो मैं कह सकता हूं बेटा यहां पर कोई डिले नहीं होगा। अरे करंट जो है वो गैप जंक्शन से होते तुरंत चली जाएगी, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस आर ऑलवेज फास्टर देन केमिकल सिनेप्स। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा जी, ऑलवेज इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस आर ऑलवेज फास्टर देन केमिकल सिनेप्स। पर बच्चों यही तो इनका ड्रॉबैक है, ये फास्टर तो हैं, पर आप यहां बीच में कंडक्शन को ब्लॉक नहीं कर सकते। मान लेते बेटा जी, अगर 10 न्यूरॉन लाइन से जुड़े हुए हैं, मैं इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी होगी, अगर वो लाइन से जुड़े हुए हैं और एक में अगर कंडक्शन हो गया बेटा, तो फिर सब में कंडक्शन होगा, आप रोक नहीं सकते, क्योंकि गैप जंक्शन से होते हुए कंडक्शन जो है वो सब में ट्रांसमिट हो जाएगा। तो फास्टेस्ट तो है, पर इनका ड्रॉबैक है, यहां बीच में कंडक्शन को ब्लॉक नहीं कर सकते। तो तभी तो एनसीईआरटी कहती है फास्टेस्ट होने के बावजूद भी दे आर रेयर इन अवर सिस्टम। तो सुनिए बच्चों, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है, द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन लाइज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाती है, और ऐसा लगता है मान लो एक ही एक्सोन में कंडक्शन चल रहा है। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस आर ऑलवेज फास्टर देन केमिकल सिनेप्स, पर उसके बावजूद भी दे आर रेयर इन अवर सिस्टम। अब बच्चों सिनेप्स टॉपिक में मैं जो भी डिस्कस करूंगा, इट विल बी ऑल अबाउट केमिकल सिनेप्स। यहां जो भी लिखा हुआ है बच्चों वो केमिकल सिनेप्स के बारे में होगा, ध्यान समझें। अगर मान लेते हैं बच्चों बीच में गैप ज्यादा आ जाए, मैंने कहा था इलेक्ट्रिकल में गैप नहीं है या कम है, अगर मान लो बच्चों गैप ज्यादा आ जाए, ज्यादा सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो मोर देन 20 नैनोमीटर, तो इसकी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हो सकती। बेटा इंफॉर्मेशन क्या है? करंट, और आपको पता है करंट ओपन स्पेस में फ्लो नहीं करती है, करंट जो है वो क्लोज सर्किट में फ्लो करती है। अगर बीच में गैप ज्यादा हो गया बेटा, तो उसकी करंट सीधे नहीं जा सकती, पर उसको अपना मैसेज यहां भेजना है। अब चूंकि करंट सीधे नहीं जा सकती, तो वो यहां से न्यूरोट्रांसमीटर नाम के केमिकल रिलीज करेगा, और उनकी मदद से ये मुलाकात पूरी होगी, ये बात पूरी होगी। तो गैप अगर ज्यादा हो,
और न्यूरोट्रांसमीटर नाम के केमिकल की मदद से अगर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाए तो ऐसा सिनेप्स जहां पर केमिकल का इस्तेमाल होगा वो कहलाएगा बेटा जी केमिकल सिनेप्स। तो अब मैं जो भी डिस्कस करूंगा सिर्फ और सिर्फ केमिकल सिनेप्स के बारे में डिस्कस करूंगा। एक बात तो कंफर्म है, केमिकल सिनेप्स में क्या निकलेंगे बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर। मुझे इतना बता दीजिए, न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा प्री सिनेप्टिक से निकलेंगे या पोस्ट सिनेप्टिक से? एम्स का क्वेश्चन था, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा प्री सिनेप्टिक से निकलेंगे या पोस्ट सिनेप्टिक से? मैं आपका वेट कर रहा हूं बच्चों, जल्दी से चैट बॉक्स में इंडिकेट कीजिए। आप बिल्कुल सही लिख पा रहे हैं बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा प्री सिनेप्टिक से निकलेंगे। बेटा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तो डेंड्राइट है और यहां से न्यूरोट्रांसमीटर नहीं निकलेंगे। तभी तो एम्स का सवाल था बेटा जी कि ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। क्यों? आंसर फोर्थ ऑप्शन, बिकॉज न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड ओनली थ्रू द नर्व एंडिंग। बेटा ये न्यूरॉन का एंड वाला पार्ट है, ये न्यूरॉन का एंड नहीं। वो अलग बात है कि ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन किसी सिनेप्स में प्री सिनेप्टिक हो सकता है। बेटा ये पोस्ट सिनेप्टिक किसी के लिए प्री सिनेप्टिक हो सकता है, पर फिलहाल इस जंक्शन में तो ये पोस्ट सिनेप्टिक है ना बेटा। तो न्यूरोट्रांसमीटर सिर्फ और सिर्फ प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से निकलते हैं, इसलिए बेटा ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। अब सवाल तो ये आता है न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा कैसे, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर बेटा सिनेप्टिक वेसिकल्स में, तो वो मैकेनिज्म जल्दी समझाता हूं। बेटा ये जो हमारी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, यहां पाए जाते हैं कैल्शियम के वोल्टेज गेट चैनल। और याद कीजिए बाहर सोडियम ज्यादा है, बाहर क्लोराइड ज्यादा है, तो एक और चीज याद रखिएगा, बाहर कैल्शियम की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होती है। अब समझो, जब तक ये न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन में है, ध्यान सुनिए बेटा, जब तक ये न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन में है ये कैल्शियम वीजी से बंद है, पर जैसे एक बार यहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, एक्शन पोटेंशियल ये नर्व इंपल्स ऐसे चलेगी, और जैसे एक्शन पोटेंशियल प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर पहुंचता है ये कैल्शियम वीजी से खुल जाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा एज सून एज द एक्शन पोटेंशियल रीचेज द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बिकम्स मोर परमेबल फॉर कैल्शियम आयन। और बेटा कैल्शियम का इनफ्लक्स होगा, सिर्फ नीट लेवल पर समझा रहे हैं। और जब कैल्शियम अंदर आएगा वो सिनेप्टिक वेसिकल्स को धक्का मारेगा, और ये सिनेप्टिक वेसिकल धीरे धीरे इस जंक्शन की तरफ मूव करेंगे, यहां मेम्ब्रेन से फ्यूज होंगे, कैल्शियम और अंदर आएगा, तो ये मेम्ब्रेन यहां से फाइनली बेटा रप्चर हो जाती है। और जब ये मेम्ब्रेन यहां से रप्चर हो जाएगी, जब ये मेम्ब्रेन यहां से बेटा जी रप्चर हो जाएगी, तो क्या होगा, यहां से न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाएगा। अब मुझे बस इतना बता दीजिए, न्यूरोट्रांसमीटर को अपना मैसेज लेकर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जाना है या पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर? आपके आंसर्स को मैं रिकॉर्ड करूंगा बच्चों, मुझे जल्दी से बता दीजिए। न्यूरोट्रांसमीटर अपना मैसेज लेकर प्री सिनेप्टिक पर जाएगा या पोस्ट सिनेप्टिक पर? आपके मैसेज को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जल्दी से इंडिकेट कीजिए। न्यूरोट्रांसमीटर प्री सिनेप्टिक से निकला है, पर अपना मैसेज लेकर प्री पर जाएगा या पोस्ट पर? तो आप सबका जवाब मैं देख पा रहा हूं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जाएगा। पर समझें जाएगा कैसे बेटा जी, वो जाएगा थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। तो वो जो है सिंपल डिफ्यूजन से होता हुआ पोस्ट सिनेप्टिक पर जाएगा, यानी डेंड्राइट्स पर। और वहां किससे जुड़ेगा बेटा जी, रिसेप्टर से। एनसीईआरटी का वर्ड है रिसेप्टर, पर एक्चुअली में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ना डेंड्राइट्स के मेम्ब्रेन में बेटा, वो होते हैं लिगेंड गेटेड चैनल। ऐसे चैनल जिन पर गेट लगे हुए हैं जो कि लिगेंड यानी केमिकल के रिस्पॉन्स में खुलते हैं। और बेटा समझें, जो आयंस हैं वो केमिकल हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल है। ध्यान समझना, यहां एक्सोलेमा पर सोडियम वीजीसी हैं, पर डेंड्राइट्स पर रिसेप्टर है। रिसेप्टर का मतलब है बेटा जी लिगेंड गेटेड चैनल। तो समझिएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स हैं, तो रिसेप्टर्स वीजीसी नहीं है, क्या है बेटा, एलजीसी हैं, लिगेंड गेटेड चैनल। और लिगेंड गेटेड चैनल तीनों के होते हैं बेटा जी, कुछ सोडियम के एलजीसी होते हैं, कुछ पोटेशियम के एलजीसी होते हैं, और कुछ क्लोराइड के एलजीसी होते हैं। अब बहुत आसान है बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, समझा दिया कैसे, विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम। फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट से होते हुए कहां पहुंचेंगे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। किससे जुड़ेंगे बेटा जी, रिसेप्टर से। रिसेप्टर बोले तो लिगेंड गेटेड चैनल, और जैसे लिगेंड गेटेड चैनल से जुड़ेंगे वहां पर ये खुलेंगे, चार्ज का फ्लो होगा, एक छोटा सा पोटेंशियल यहां जनरेट होगा, वो कहलाता है बेटा ग्रेडेड पोटेंशियल। याद कीजिए, एक्शन पोटेंशियल नहीं बोला है बेटा, एक्शन पोटेंशियल तो एक्सॉन हिलॉक पर जनरेट होगा, डेंड्राइट्स पर जो जनरेट होता है वो है ग्रेडेड पोटेंशियल। मुझे इतना बता दीजिए, मेडिकल कॉलेज का स्टेटमेंट जल्दी से बताइए मुझे, न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से जो ग्रेडेड पोटेंशियल बना वो प्री सिनेप्टिक पर बना या पोस्ट सिनेप्टिक पर, जल्दी से बताइए।
मुझे जल्दी से बता दीजिए, न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से जो नया पोटेंशियल बना, ग्रेडेड पोटेंशियल, प्री पर या पोस्ट पर, आप पोस्ट लिख रहे हैं बच्चों, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल सही लिख रहे हैं, इसीलिए वो ग्रेडेड पोटेंशियल ऑल्सो नोन एज पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, उसे पीएसपी कहा जाता है। अब वो ग्रेडेड पोटेंशियल आइदर एक्साइटेटरी हो सकता है और इनिबिटरी हो सकता है। एनसीईआरटी में लिखा है ना बेटा, द न्यू पोटेंशियल जनरेटेड ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन मे बी आइदर एक्साइटेटरी और इनिबिटरी, यानी वो ग्रेडेड पोटेंशियल, वो पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल पीएसपी एक्साइटेटरी भी हो सकता है, ईपीएसपी, या इनिबिटरी हो सकता है, आईपीएसपी। तो एनसीईआरटी कहती है ना, द न्यू पोटेंशियल जनरेटेड ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन मे बी आइदर एक्साइटेटरी और इनिबिटरी। समझे बच्चों, अब वो ईपीएसपी होगा या आईपीएसपी होगा, किस बात पर डिपेंड करेगा? टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। हम पढ़ चुके हैं न्यूरोट्रांसमीटर दो टाइप के होते हैं, एक्साइटेटरी और इनिबिटरी। याद कीजिए, एक्साइटेटरी के एग्जांपल एसिटाइल कोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन। इनिबिटरी के एग्जांपल याद कीजिए, गाबा, डोपामिन, ग्लाइसिन, सेरोटोनिन। तो बेटा अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आएगा तो ईपीएसपी बनेगा, जिसकी वजह से यहां पर डीपोलराइजेशन हो जाएगा, ये न्यूरॉन एक्साइट हो जाएगा, वो कहलाएगा एक्साइटेटरी सिनेप्स। और अगर इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आएगा तो आईपीएसपी बनेगा, उसकी वजह से ये न्यूरॉन हाइपर पोलराइज हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, इंपल्स रिसीव करना बंद कर देगा, इनिबिट हो जाएगा, तो वो कहलाएगा बेटा इनिबिटरी सिनेप्स। दैट्स इट। कंक्लूजन ये है, अगर एक्साइटेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर आएगा तो ईपीएसपी बनेगा, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन डीपोलराइज हो जाएगा। और अगर इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आएगा तो आईपीएसपी बनेगा, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन हाइपर पोलराइज हो जाएगा एनसीईआरटी के हिसाब से। पर अब अगर मैं आपको एग्जैक्ट चीज समझाऊं, समझे बेटा, जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ये मेडिकल कॉलेज की बात है, जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो सोडियम के एलजीसी को खोलते हैं, और जो इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो पोटेशियम या क्लोराइड के एलजीसी को खोलते हैं। अब समझो बेटा, अगर मान लो एक्साइटेटरी वाला आया, वो ईपीएसपी बनाना चाहता है, डीपोलराइज करना चाहता है, बस समझ लो बच्चों, एक्साइटेटरी वाला आएगा, सोडियम एलजीसी खोलेगा, और याद करो सोडियम एलजीसी खोलेंगे, सोडियम अंदर आएगा, तो अंदर की तरफ पॉजिटिव, बाहर की तरफ माइनस, यानी क्या हो जाएगा? डीपोलराइजेशन। ये कहलाता है डीपोलराइजिंग ग्रेडेड पोटेंशियल, ईपीएसपी। इसकी वजह से करंट बल खा के चल जाएगी, सोडियम वीजीसी खुल जाएंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, ये न्यूरॉन एक्साइट हो जाएगा। होना ही था। न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा आया है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। बेटा अगर इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आएगा ना, तो यहां पर जो है पोटेशियम एलजीसी खुलेंगे या फिर क्लोराइड, बेटा इनमें से कोई भी खुल जाए, मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज हो जाएगी ना। याद करो, अगर पोटेशियम एलजीसी खुलेंगे, पोटेशियम बाहर जाएगा, पॉजिटिव बाहर जाएगा, तो अंदर और नेगेटिव हो जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन। अगर क्लोराइड एलजीसी खुलेंगे, क्लोराइड अंदर आएगा, तो अंदर और नेगेटिव हो जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन। दैट्स इट। आप कंक्लूजन याद कीजिए कि अगर गैप है तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने पड़ेंगे, वो प्री सिनेप्टिक से निकलते हैं कैल्शियम की मदद से, मैसेज लेकर पोस्ट सिनेप्टिक पर जाते हैं, रिसेप्टर से बाइंड होते हैं यानी एलजीसी। एक्साइटेटरी वाले सोडियम एलजीसी से जुड़ते हैं, ईपीएसपी बनता है, डीपोलराइजेशन होता है। इनिबिटरी वाले पोटेशियम या क्लोराइड एलजीसी से जुड़ते हैं, आईपीएसपी बनता है, यानी कि हाइपर पोलराइजेशन होता है। दैट्स इट। तो केमिकल सिनेप्स भी दो टाइप का हो गया बेटा, एक्साइटेटरी केमिकल सिनेप्स और इनिबिटरी केमिकल सिनेप्स। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, सुनना बेटा। आपने देखा एसिटाइल कोलिन जो है वो सिनेप्टिक वेसिकल से निकल रहा है, पर वो सिनेप्टिक वेसिकल में आया कहां से, कैसे बनता है, समझा देता हूं बेटा। यहां पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक एंजाइम होता है बेटा जी, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। बेटा समझे, एसिटेट फॉर्म में आ गया आपको CH3COO-, और कोलिन जो है एक नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है जो हमें अपनी डाइट से मिलता है। तो न्यूरॉन एक सेल है ना बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक एंजाइम होता है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, वो कोलिन पर एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है, और क्या बनता है? एसिटाइल कोलिन। दैट्स इट। और एक बार माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, किसको देता है? गोल्जी बॉडी को, गोल्जी बॉडी उसको वेसिकल्स में पैक करता है, ऐसा कुछ। अब एक चीज समझा रहा हूं, ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, पर समझने की कोशिश करो बेटा जी। मान लो कि एसिटाइल कोलिन यहां से आया, सोडियम एलजीसी को खोलेगा, ईपीएसपी बनेगा, करंट बल खा कर जाएगी, एक्शन पोटेंशियल बनेगा, मैसेज आपके टारगेट तक जाएगा, काम हो जाएगा। पर एक बार काम हो जाने के बाद इस न्यूरॉन का रेस्ट में आना जरूरी है बेटा। अगर ये रेस्ट में नहीं आया, मान लो मैंने सवाल पूछा 2+2, आप आंसर देते चले जाएंगे 4 4 4 4 4 4, तो वोकल कॉर्ड्स भी डैमेज हो जाएंगे, न्यूरॉन भी डैमेज।
तो एक बार काम खत्म होने के बाद इस न्यूरॉन का रेस्ट में आना जरूरी है। रेस्ट में आना जरूरी है तो उसके लिए एक्शन पोटेंशियल बनना बंद होना पड़ेगा। एक्शन पोटेंशियल को बंद करना है तो सोडियम वीजीसी बंद होने चाहिए। ये बंद तब होंगे जब यहां ग्रेडेड पोटेंशियल ना बने, और ग्रेडेड पोटेंशियल तब नहीं बनेगा जब सोडियम एलजीसी बंद होंगे। ये तब बंद होंगे जब एसिटाइल कोलिन यहां से हटेगा। तो एसिटाइल कोलिन को बेटा यहां से जो है कौन हटाएगा? एसिटाइल कोलिन को हटाने के लिए सिनेप्टिक क्लेफ्ट में एक एंजाइम होता है बेटा जी, कोलिनेस्ट्रेज, जस्ट उल्टा है। ये एसिटाइल कोलिन को फिर से तोड़ देगा, किसमें? एसिटेट प्लस कोलिन। और बेटा एक बार एसिटाइल कोलिन टूट गया तो सोडियम एलजीसी बंद हो जाएंगे, कोई ग्रेडेड पोटेंशियल नहीं होगा, एक्सॉन हिलॉक तक कोई मैसेज नहीं जाएगा, कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, ये फिर से रीपोलराइज हो जाएगा और न्यूरॉन रेस्ट में आ जाएगा, ऐसा कुछ। दैट्स इट। वैसे मैं आपको यहां एक और चीज समझाता हूं। बच्चा डाउट पूछता है कि सर आपने एक बार एसिटाइल कोलिन बुलाया, एक बार काम करवाया, उसके बाद आपने उसको तोड़ दिया सर, तो ऐसे तो न्यूरोट्रांसमीटर खत्म हो जाएंगे। नहीं बेटा जी, न्यूरोट्रांसमीटर की रिसाइकलिंग चलती रहती है ना। समझो एसिटेट प्लस कोलिन में टूटा, एसिटेल की आपको चिंता थोड़ी ना है, वो तो CO2 और वाटर में टूट जाएगा, बहुत है हमारे पास। दिक्कत हमें किसकी है? कोलिन की। तो ये कोलिन जो है वापस से कहां चल जाता है? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। फिर माइटोकॉन्ड्रिया इस पर एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर करता है, फिर क्या बनता है? एसिटाइल कोलिन। यानी एसिटाइल कोलिन बनता है, आता है, काम करता है, टूटता है, कोलिन जाता है, एसिटाइल कोलिन बनता है, आता है, काम करता है, टूटता है, जाता है, और ये साइकिल चलती रहती है। बनेगा, आएगा, काम करेगा, टूटेगा, जाएगा, बनेगा, आएगा, काम करेगा, टूटेगा, जाएगा। कौन बनेगा? एसिटाइल कोलिन। कौन आएगा? एसिटाइल कोलिन। कौन जुड़ेगा? एसिटाइल कोलिन। कौन काम करेगा? एसिटाइल कोलिन। कौन टूटेगा? एसिटाइल कोलिन। कौन जाएगा? कोलिन। कौन बनेगा? एसिटाइल कोलिन। दिस इज द एंड ऑफ केमिकल सिनेप्स। अब डिफरेंसेस की अगर बात करें बच्चों जी, डिफरेंसेस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स वर्सेस केमिकल सिनेप्स, डिफरेंसेस आपके मॉड्यूल में हैं, आप मुझे बता सकते हैं। आपने देखा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में सिनेप्टिक लेफ्ट एब्सेंट या बहुत कम होगा, केमिकल सिनेप्स में सिनेप्टिक लेफ्ट होगा। न्यूरोट्रांसमीटर कहां यूज होते हैं? केमिकल सिनेप्स में। कहां पर डिले हो जाएगा? केमिकल सिनेप्स में। कौन सा सिनेप्स ऑलवेज फास्टर? वो होगा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। तो दिस इज द एंड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस, दैट इज सिनेप्स। एक बार जल्दी से ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर हम शुरू करेंगे बच्चों, दैट इज सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। नोट्स बच्चों आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में ये सारे शेयर हो रहे हैं। लेक्चर जैसे कंप्लीट होगा आपको एज इट इज जो है ये पीडीएफ की फॉर्मेट में शेयर हो जाएंगे। नोट्स को लेकर परेशान ना हो, यहां लिखने का समय आ गया है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं वाकई में मां तक जाने की तैयारी अगर कर रहे हैं 720 की, बाकी हर तरीके से हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं बच्चों। कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर क्या आप टेलीग्राम पर भेज देंगे? हम हर तरह से आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं बच्चों। एमजे सर ने रिसेंटली टेलीग्राम पर एक चैनल बनाया है जहां पर मैं हैंड रिटन नोट्स जो हैं अपलोड कर रहा हूं। तो अगर आप चाहें तो आप टेलीग्राम पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पर आपको सभी चैप्टर्स के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। मेरा टेलीग्राम पर जो चैनल है बेटा वो है @biology_by_MJ_स्टार। जितना हो सकता है आपकी हेल्प कर रहे हैं। नोट्स आपको लेक्चर फिनिश होते ही अपलोड भी हो रहे हैं। ये बच्चों के लिए टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है, वहां पर भी आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। biology_by_MJ_स्टार।
चलिए बच्चों, इसी के साथ नर्वस टिश्यू कंप्लीट हो गया। हल्का से एक बार रिवाइज करते हैं। चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, किसका बनेगा बेटा? नर्वस टिश्यू का। नर्वस टिश्यू में क्या होता है? न्यूरॉन प्लस न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल हम पढ़ चुके हैं सीएनएस में एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लियोसाइट और पीएनएस के अंदर स्वान सेल। न्यूरॉन को लेकर सारी बातें कंप्लीट हो चुकी हैं बेटा जी। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो चुका है, न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन हो चुका है, कम से कम एनसीईआरटी याद रखेंगे, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। न्यूरॉन का जो है माइलिनोजेनेसिस हो चुका है, एनसीईआरटी याद रखेंगे। माइटेड वाले कॉमनली मिलते हैं स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में, नॉन माइटेड वाले मिलते हैं कॉमनली सोमेटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। एक न्यूरॉन में नर्व इंपल्स का जनरेशन और कंडक्शन हो चुका है, और जब इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होती है, दैट इज ट्रांसमिशन, जिसे सिनेप्स कहा जाता है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बेटा थ्योरेटिकल पोर्शन शुरू करना है, हमें सीएनएस पढ़ना है और पीएनएस पढ़ना है। तो आज मैं आपके सामने टॉपिक शुरू करता हूं, दैट इज सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। बेटा अब समझने वाला पोर्शन कम बचा है, अब जो है डायरेक्ट फैक्चुअल पोर्शन होगा, तो आपको इसको ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, रूम पर बैठकर प्रॉपर्ली रिवाइज करना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। बच्चों क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जल्दी से मुझे एक बार इंडिकेट करेंगे कि आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जल्दी से एक बार इंडिकेट करेंगे, फिर हम शुरू करेंगे बेहतरीन टॉपिक, दैट इज सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। चलिए बच्चों, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, किसका बना हुआ है? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन प्लस न्यूरोग्लियल सेल। तो नर्वस टिश्यू बेटा पूरा हो चुका है। अब हम शुरुआत करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और चैप्टर हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आइए आपके साथ शुरू करता हूं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। सुने, नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो बॉडी में सेंट्रल एक्सिस के अलोंग सिचुएटेड होता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। It consists of two structures, brain and spinal cord. Central nervous system is the site of information processing and control. पहले कुछ थ्योरेटिकल बातें सुन ले बेटा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट जो है वो एम्ब्रायनिक एक्टोडम से होता है। आपको पता है एम्ब्रायनिक स्टेज में 3 जर्म लेयर्स बनती है, एक्टो, मीजो, एंडो। बेटा एक्टोडम से एक होलो ट्यूब बनती है जिसको कहा जाता है न्यूरल ट्यूब, और उसी न्यूरल ट्यूब से आगे चलकर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप होता है। तो बेटा होलो ट्यूब से बना है, तो सीएनएस भी पूरा होलो होता है। चाहे ब्रेन हो अंदर से होलो होता है, चाहे स्पाइनल कॉर्ड हो अंदर से होलो होती है। बेटा न्यूरल ट्यूब के एंटीरियर पोर्शन से ब्रेन बन जाता है और पोस्टीरियर पोर्शन से स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है। तो ये तो हमने सीएनएस के डेवलपमेंट की बात करी। अब बेटा जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीजें आती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पर एनसीईआरटी में स्पाइनल कॉर्ड हेडिंग नहीं है बेटा जी। और स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा बहुत काम आती थी नी जग रिफ्लेक्स के अंदर, तो वो भी एनसीईआरटी ने हटा दिया है। तो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ सीएनएस में ब्रेन पढ़ना है। तो आइए बेटा आज हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या शुरू करते हैं? ब्रेन। मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, बहुत आसान टॉपिक है, सुने। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड सिलेबस में नहीं है, हम पढ़ना चाहते हैं सिर्फ ब्रेन, यानी ब्रेन पढ़ेंगे, फिर हम पेरिफेरल नर्व सिस्टम पढ़ेंगे। चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा मुस्कुराहट के साथ। आइए शुरुआत करते हैं ब्रेन। सबसे पहले चलिए आज मैं आपको वो बात बताता हूं जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी, हमारे पास एक ब्रेन पाया जाता है। मुस्कुराने की जरूरत नहीं है बच्चों, मैंने कहा मैं आपको वो बात बताता हूं जो कोई बताता नहीं है। पता सबको होता है कि हमारे पास एक ब्रेन होता है, कोई बताता थोड़ी ना है। मुस्कुराहट के साथ पढ़िए बच्चों, मिलकर मां तक जाना है। शुरुआत करते हैं ब्रेन। हमारे पास एक ब्रेन होता है बेटा जी। अगर मैं आपको ब्रेन के वजन के बारे में बताऊं, ये पॉइंट्स मॉडल में लिखे हुए हैं। एक एडल्ट ह्यूमन मेल में लगभग 1400 ग्राम के आसपास का होता है, जबकि एडल्ट ह्यूमन फीमेल के अंदर 1250 ग्राम के आसपास जो है ब्रेन का वेट देखा जाता है। ब्रेन का नंबर बता दिया मैंने आपको, ब्रेन का वेट बता दिया। अगर ब्रेन की लोकेशन की बात करें तो आप सभी जानते हैं आपका जो ब्रेन है वो घुटनों में होता है, कवर्ड बाय पटेला। वहां बैठे बैठे यस सर भी करे जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनना है। ब्रेन घुटनों में थोड़ी ना है बच्चों, जागने की कोशिश कीजिए, मां तक जाना है। ब्रेन कहां मिलता है बेटा जी? हेड वाले रीजन में मिलता है, एंड इट इज वेल प्रोटेक्टेड बाय ए क्रेनियल बॉक्स विच इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स। आपको पता है बेटा जी हमारा जो ब्रेन है, चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट रखिए, हमारा जो ब्रेन होता है बेटा वो बॉडी के टॉप मोस्ट रीजन यानी हेड पर मिलता है। बेटा ब्रेन को खुले आसमान में लेकर नहीं घूम सकते, ब्रेन बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन है। अगर मान लेते हैं किसी ने टपली मार दी और न्यूरॉन अगर मर गए तो दोबारा नहीं बनेंगे ना बेटा जी, क्योंकि उनमें सेंट्रोल एब्सेंट होता है। तो ब्रेन को कवर करके रखना बहुत जरूरी है। तो आपको पता है हम अपने ब्रेन को 8 हड्डियों से मिलकर बने एक बक्से में रखते हैं, वो कहलाता है क्रेनियल बॉक्स। इनके बारे में हम स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। आगे की तरफ होती है फ्रंटल, मेरी बात कर रहा हूं।
पीछे की तरफ होती है बेटा जी एक ऑसिपिटल, साइड में होती है दो टेम्पोरल बोन, ऊपर होती है दो पैराइटल, तो 6 तो हो गई। एक फ्लोर बनाती है बेटा बटरफ्लाई शेप बोन स्फिनॉइड, और एक होती है बेटा जी एथमॉइड बोन। इनके बारे में हम कंकाल तंत्र में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं रफ डायग्राम आपको समझा देता हूं। मान लेते हैं बेटा ये हमारा क्रेनियल बॉक्स है, ऐसा होता नहीं है, रफली समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है एक फ्रंटल बोन होती है, एक ऑसिपिटल बोन होती है, दो पैराइटल बोन होती है, दो टेम्पोरल बोन होती है, एक स्फिनॉइड और एक एथमॉइड बोन होती है, यानी कि 8 हड्डियों से मिलकर बना एक बक्सा बनता है जिसको क्रेनियल बॉक्स कहा जाता है। और बेटा क्रेनियल बॉक्स के अंदर हम किसको संभाल कर रखते हैं? अपने ब्रेन को संभाल कर रखते हैं। कुछ इस तरह से रफ डायग्राम बना रहा हूं, पर आप ध्यान से देखिए बेटा जी, अभी भी आपको जो है ब्रेन और बोन के बीच में गैप दिख रहा है। बेटा अगर ये गैप होगा तो ब्रेन को प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी? कल को मान लेते हैं आप डांस करेंगे 4 बोतल वोडका, बेटा अगर आप डांस करेंगे तो आपका ब्रेन ऐसे से हिलेगा ना, और वो क्रेनियल बॉक्स से टकराएगा। बेटा बोन इज द हार्डेस्ट टिश्यू। अरे बोन के बक्से में इसलिए रखा है ताकि प्रोटेक्शन मिल जाए, पर अगर आपने ये गैप खत्म नहीं किया तो ब्रेन बोन से टकराएगा और डैमेज हो जाएगा। तो यहां गैप को खत्म करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू की बनी 3 मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं जिनको मेनिंजेस कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा बेटा जी, जब हम एक नया टेलीविजन खरीद कर लाते हैं तो टेलीविजन जो है वो कार्टन के अंदर आता है बक्से में, पर कार्टन और टेलीविजन के बीच में गैप को खत्म करने के लिए वहां थर्मोकोल होता है। तो सिमिलरली बेटा जी यहां ब्रेन को कवर करते हुए कनेक्टिव टिश्यू की 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है मेनिंजेस। सिर्फ एनसीईआरटी के हिसाब से ध्यान रखना है, जो सबसे बाहर वाली होती है जो कि बोन से टाइटली अटैच होती है उसे कहा जाता है बेटा जी ड्यूरामेटर, उसे कहा जाता है ड्यूरामेटर। जो बीच में होती है, जो सिर्फ और सिर्फ मैमेलियन ब्रेन के चारों तरफ मिलती है बेटा जी, उसे कहा जाता है एरेक्नॉइड। और जो सबसे अंदर होती है जो कि ब्रेन से टाइटली अटैच होती है उसे कहा जाता है बेटा जी पाया मैटर। बाकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है बेटा जी, कम से कम हमें सीक्वेंस याद होनी चाहिए। ब्रेन की जो कवरिंग है उन्हें क्रेनियल मेनिंजेस कहते हैं, फ्रॉम आउटर टू इनर साइड ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर। बेटा ड्यूरामेटर लेस वस्कुलर होती है, एरिकनॉइड उससे ज्यादा वस्कुलर होती है, पायामेटर हाईली वस्कुलर होती है। ड्यूरामेटर जो है आउटर मोस्ट लेयर है, थिकेस्ट होती है, एरिकनॉइड मिडल है, सिर्फ मैमल्स में पाई जाती है, कंपैरेटिवली थोड़ी थिन होती है, और पायामेटर सबसे अंदर वाली लेयर है, ये थिनेस्ट लेयर होती है। ड्यूरामेटर बोन से टाइटली अटैच है, मतलब ड्यूरामेटर के ऊपर कोई स्पेस नहीं है। पायामेटर ब्रेन से टाइटली अटैच है, यानी पायामेटर के नीचे कोई स्पेस नहीं है। तो इतनी चीजें हमें याद होनी चाहिए। बाकी आप देख पा रहे होंगे ड्यूरामेटर के नीचे तो स्पेस है, इसे हम कहेंगे सब ड्यूरल स्पेस। बेटा एरेक्नॉइड के नीचे स्पेस है, इसे हम कहेंगे सब एरेक्नॉइड स्पेस। थोड़ा आइडिया होना चाहिए बेटा, ये जो सब ड्यूरल स्पेस है यहां पर एक वाटरी फ्लूइड भरा होता है, सीरस फ्लूइड, और जो सब एरेक्नॉइड स्पेस है यहां पर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। आपने देखा बेटा, बेटा ब्रेन के अंदर भी सीएसएफ होता है, वेंट्रिकल्स में, ब्रेन की कैविटी में। ब्रेन के बाहर भी तो सीएसएफ है, यानी हमारा जो ब्रेन है वो सीएसएफ में तैरता रहता है। तो सीएसएफ का एक फंक्शन तो क्या होगा, ये शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स बायंसी टू द ब्रेन। तभी तो बेटा जी, अरे ब्रेन का वजन लगभग 1.5 किलो है, मैंने कहा ना 1400 ग्राम, पर हमें महसूस होता है महज 180 ग्राम। तो हमारा जो ब्रेन है वो सीएसएफ के अंदर जो है फ्लोट करता है। तो सीएसएफ कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है, और ब्रेन को बायंसी प्रोवाइड करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, हमें पढ़ना है ब्रेन। ब्रेन एक होता है, ब्रेन का वजन बता दिया, ब्रेन की पोजीशन बता दी है, ब्रेन क्रेनियल बॉक्स से कवर्ड रहता है, और 3 मेनिंजेस होती हैं। सीक्वेंस याद रखेंगे, बाहर से अंदर की तरफ ड्यूरामेटर, एरिकनॉइड एंड पायामेटर। अब हम शुरू करेंगे बेटा जी द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा ना बेटा। हम अपने ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रफली बात कर रहे हैं, हम अपने ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ब्रेन का वो पार्ट जो सबसे ऊपर या सबसे आगे होता है उसे हम कहते हैं फोर ब्रेन। रफ डायग्राम बना रहा हूं पहले। ब्रेन का वो पार्ट जो बीच में होता है उसे कहते हैं मिड ब्रेन, और ब्रेन का वो पार्ट जो कि नीचे या पीछे की तरफ होता है उसे कहा जाता है बेटा जी हाइंड ब्रेन। अब मैं शुरू कर रहा हूं ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम अपने ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये पता होना चाहिए। अब हमें यह पता होना चाहिए यहां कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे। एनसीईआरटी 100%, मॉड्यूल 100%, ध्यान सुनिएगा बेटा। फोर ब्रेन में 3 स्ट्रक्चर आते हैं, एक आता है सेरिब्रम, एक आता है डाईएनसेफेलॉन, और एक आता है बेटा जी ऑल्फैक्टरी लोब्स। एक आते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स, ये एनसीईआरटी में नहीं है पर पता होना चाहिए बेटा। मिड ब्रेन के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक आता है क्रूरा सेरिब्राई, एक आता है क्रूरा सेरिब्राई, और एक आते हैं ऑप्टिक लोब्स। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। फोर ब्रेन में
ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं, जबकि मिड ब्रेन के अंदर ऑप्टिक लोब्स हैं। और हाइंड ब्रेन में बेटा जी तीन चीजें आती हैं, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूं, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। हम अपने ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। आज हम फोर ब्रेन शुरू करेंगे बच्चों, इसको याद करने की कोशिश करें। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में तीन चीजें पढ़ेंगे, सेरिब्रम, डायंसेफेलॉन, ऑल्फैक्टरी लोब। मिड ब्रेन के अंदर, मिड ब्रेन में दो चीजें होंगी, क्रूरा सेरिब्राई एंड ऑप्टिक लोब्स। और हाइंड ब्रेन में तीन चीजें होंगी, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये आपको याद होना चाहिए। थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है। आज हम इसमें से फोर ब्रेन शुरू करेंगे। मेमोरी बेस्ड पोर्शन चल रहा है बच्चों, जितना रिवाइज करेंगे उतना आपको याद होगा। फोर ब्रेन में तीन चीजें, सेरिब्रम, डायंसेफेलॉन, ऑल्फैक्टरी लोब। मिड ब्रेन के अंदर दो चीजें, बच्चे कुछ लिख रहे हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो आपके डायंसेफेलॉन का पोर्शन है बेटा जी। एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस सब डिस्कस करेंगे। फोर ब्रेन में तीन चीजें, मिड ब्रेन में दो चीजें, और हाइंड ब्रेन के अंदर जो है तीन चीजें आएंगी, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेटा जी फोर ब्रेन। मैंने आपसे क्या कहा, फोर ब्रेन के अंदर तीन चीजें हैं, सेरिब्रम, डायंसेफेलॉन, ऑल्फैक्टरी लोब। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं बेटा जी फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में तीन चीजें, बार बार बोल रहा हूं, सेरिब्रम, डायंसेफेलॉन, ऑल्फैक्टरी लोब। उसमें नंबर वन हम शुरू कर रहे हैं सेरिब्रम। कोशिश करते हैं कि आज हम सेरिब्रम को कंप्लीट कर पाएं। ध्यान सुनेंगे बच्चों, हम ब्रेन शुरू करें उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा, समझें। मान लेते हैं बेटा जी ये है आपके सामने ब्रेन। बच्चों ये ओरिजिनल ह्यूमन ब्रेन नहीं है, ये सिर्फ मॉडल है, पैसा देते हैं, मार्केट से खरीदा जा सकता है। वैसे मॉडल का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि एग्जाम में मॉडल हमारे साथ नहीं जाएगा, पर थोड़ा बहुत ही हमको समझाने की कोशिश करता है, इसको समझेंगे। मान लेते हैं बेटा ये मेरा ब्रेन है। अगर मैं आपके ब्रेन की बात करूं तो वो ऐसा होगा, ये आपका ब्रेन इस पोजीशन में है। पीछे जो आपको ये दो राउंड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये सेरिबेलम है। अब फिलहाल जो है मेरे ब्रेन की बात करता हूं, मेरा ब्रेन कुछ इस तरह से, यहां से मैंने इसको ऐसे कैसे निकाला है। अब कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूं। पहले ब्रेन में सरफेसेस कैसे डिफाइन करते हैं। जो ऊपर वाली सरफेस इसको हम डॉर्सल कहेंगे बेटा जी। सर डॉर्सल तो पीछे वाले को कहते हैं ना, वेंट्रल आगे वाले को। बात आपकी बिल्कुल सही है, पर वो वर्टिकल स्ट्रक्चर के लिए बेटा जैसे समझो, ये वेंट्रल है, ये डॉर्सल है, पर ये तब है जब मैं वर्टिकल पोजीशन में हूं। पर ब्रेन तो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है। अगर मैं ऐसे लेट जाऊंगा तो जो डॉर्सल वाला है पीछे वाला वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो बेटा ब्रेन जो है वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है। सरफेस से समझें, मेरी बात चल रही है। ये अपर सरफेस डॉर्सल, लोअर सरफेस वेंट्रल, आगे वाली एंटीरियर, पीछे वाली पोस्टीरियर, साइड वाली लेटरल। चलिए आप में डिस्कस करते हैं, आप वहीं बैठ के बोलने की कोशिश करेंगे। ये आपका ब्रेन है बेटा जी ना, समझें। ये जो है आपकी डॉर्सल सरफेस, ये वेंट्रल, आगे एंटीरियर, पीछे पोस्टीरियर और साइड में बेटा लेटरल सरफेस होगी। मैंने आपको सरफेसेस बताई। दो शब्द और बताता हूं, एक होता है सल्कस, एक होता है फिशर। बेटा जो गहरी दरार होती है, जैसे आप देख पा रहे हैं इस मॉडल में, जो गहरी दरार होगी उसे कहा जाता है फिशर, और जो हल्की हल्की दरार उसे कहा जाता है सल्कस। अब दो शब्द और समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रे मैटर वर्सेस व्हाइट मैटर। बेटा एक एक वर्ड कवर करेंगे, आई प्रॉमिस, ध्यान सुनिएगा। जब आप ओरिजिनल ब्रेन को देखोगे बच्चों, ये ओरिजिनल ब्रेन नहीं है, मेहनत इसीलिए चल रही है कि एक दिन आप ओरिजिनल ब्रेन को जरूर देख पाएंगे, उसी के लिए मेहनत चल रही है। एमजे स्टार सर आपके सामने टॉपिक डिस्कस करें, ध्यान सुने। जब आप ओरिजिनल ब्रेन देखेंगे ना बेटा, तो उसमें आपको दो कलर दिखेंगे, थोड़ा पोर्शन ग्रे दिखेगा, थोड़ा व्हाइट दिखेगा। जो ग्रे दिखेगा उसे आप ग्रे मैटर कह देना, जो व्हाइट दिखेगा उसे आप व्हाइट मैटर कह देना। अब समझो, चाहे ग्रे मैटर वाला पोर्शन हो, चाहे व्हाइट मैटर वाला पोर्शन ऑफ, बनेगा तो वो किसका, न्यूरॉन का, नर्वस टिश्यू का। और याद कीजिए नेकेड न्यूरॉन ग्रे कलर का होता है, और जो एक्सॉन है अगर वो माइलिनेटेड है तो व्हाइट होगा, वरना नेकेड एक्सॉन भी ग्रे कलर का हमको दिखता है। अब समझो मैंने कहा ग्रे मैटर, ग्रे मैटर मतलब वो ग्रे कलर का होगा, तो वहां क्या क्या हो सकता है, वहां सेल बॉडी डेंड्राइट्स हो सकते हैं। कंफर्म बेटा, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स तो हमेशा ग्रे कलर के होते हैं, उन पर माइलिन शीट नहीं होती। और ग्रे मैटर में अगर एक्सॉन होगा तो कैसा होगा बेटा जी, वो नॉन माइटेड होगा। यानी समझो ग्रे मैटर में माइलिन नाम की चीज नहीं होनी चाहिए ना बेटा। ग्रे मैटर ग्रे कलर का है तो वहां सेल बॉडी हो सकता है, वहां डेंड्राइट्स हो सकते हैं, वहां अगर एक्सॉन होंगे तो कैसे होंगे, नॉन माइटेड। लेकिन जो व्हाइट मैटर है बेटा जी,
व्हाइट मैटर में जो है सिर्फ और सिर्फ माइलिनेटेड एक्सॉन ही देखे जाएंगे। तो ये शब्द आपको क्लियर हो गए होंगे। एक और चीज आपको बताए, ऐसे कट करेंगे लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे कट करेंगे ट्रांसवर्स। अब ध्यान सुनिएगा, शुरुआत करता हूं ब्रेन। ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। पहले शुरू कर रहा हूं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में 3 चीजें हैं, सेरिब्रम, डायंसेफेलम, ऑल्फैक्टरी लोब। पहले शुरू कर रहा हूं सेरिब्रम। तो शुरुआत करते हैं सेरिब्रम। ध्यान सुने, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज अ 2/3 पार्ट ऑफ ब्रेन। जैसे समझे बेटा, ये जो आप मॉडल देख पा रहे हैं, इसमें देखिए ये इतना पोर्शन जो मेरे हाथ में आ चुका है, पीछे रह गया है सिर्फ सेरिबेलम। ये इतना पोर्शन जो मेरे हाथ में आ चुका है, ये क्या है बेटा? ये सेरिब्रम है। तो आप देख पा रहे हैं, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन। इट इज अ 2/3 पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट इन द ह्यूमन ब्रेन। अब मैं आपको सेरिब्रम की कुछ सरफेसेस दिखा रहा हूं, समझना बेटा। मान लेते हैं ये सेरिब्रम है, मेरा डायग्राम बेटा ना, समझे। मैंने अपने ब्रेन को ऐसे निकाला, ये कौन सी सरफेस है? डोर्सल सरफेस। अगर मैं सेरिब्रम को ऐसे कर दूं तो आप देख पा रहे हैं बेटा, ये डोर्सल सरफेस है, प्लीज समझे। तो दिस इज द डोर्सल व्यू ऑफ द सेरिब्रम। अब आप देख पा रहे हैं सेरिब्रम की डोर्सल साइड पर बिल्कुल बीचों बीच एक गहरी दरार आपको दिख पा रही है बेटा। इसे कहा जाएगा मीडियन फीचर। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सेरिब्रम के डोर्सल से एक गहरी दरार है जिसे हम कहते हैं मीडियन फीचर। और देखिए इसकी वजह से सेरिब्रम जो लगभग एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर था, वो 2 हेमिस्फीयर में टूट गया है बेटा। सेरिब्रम के हेमिस्फीयर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तो ये हो जाएगा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। आपको राइट दिखेगा पर है तो लेफ्ट। ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये होगा राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अगर मैं यहां डायग्राम में दिखा दूं बेटा जी, मैं यहां शो कर देता हूं सेरिब्रम का डोर्सल व्यू। ये देखिए इस तरह से, ये आपको सेरिब्रम का डोर्सल व्यू दिख रहा है कुछ इस तरह से। सेम डायग्राम ऐसे बेटा, इसे मैं कह सकता हूं ये है मीडियन फीचर। एनसीईआरटी का वर्ड है बेटा जी, इसे हम कहेंगे मीडियन फीचर। तो ये हो जाएगा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब मैं आपको जो है सेरिब्रम का डोर्सोलेटरल व्यू दिखा रहा हूं बेटा साइड से। अब आप साइड से देख रहे हैं, समझना। जब आप साइड से देखेंगे ऐसे, मैं इस तरह से खड़ा हूं, आप साइड से देखेंगे तो आपको सिर्फ एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिखेगा। और ये रहा बेटा सेम टू सेम डोर्सोलेटरल व्यू कुछ इस तरह से। तो जब आप साइड से देखेंगे बेटा जी, समझें, आपको एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिखेगा। कंफर्म बात है बच्चों, आपको सिर्फ या तो लेफ्ट दिख रहा है, अगर उधर से देखेंगे राइट दिखेगा। आपको ये व्यू यहां पर दिख रहा है, दिस इज द डोर्सोलेटरल व्यू। अब इसको जल्दी समझते हैं बेटा। आप देखेंगे हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर को हम 4 लोब में डिवाइड करते हैं, क्योंकि वहां पर 3 हल्की हल्की दरार होती है, उन्हें कहा जाता है सल्कस। क्या कहते हैं बेटा? सल्कस। आप देखिए ये वाला जो सल्कस है ये लेटरल है, तो इसे हम कहेंगे बेटा जी लेटरल सल्कस। ये कहलाएगा लेटरल सल्कस। आप देख पा रहे हैं ये वाला जो है ये कहलाता है बेटा जी पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। ये कहलाता है पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। और ये वाला कहलाता है बेटा जी सेंट्रल सल्कस। ये वाला जो है ये कहलाता है बेटा जी सेंट्रल सल्कस। मैं आपको फिर से समझाता हूं बेटा, ये जो है फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल लोब है, ये टेम्पोरल लोब है, ये ऑसिपिटल लोब है। समझाता हूं मैं आपको, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान लेते बेटा आप जो है कुछ इस तरह से इसको देख रहे हैं। मैं एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर अपने हाथ में रख लेता हूं, आपको एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिख रहा है बेटा ऐसे, ये डायग्राम ऐसे। अब मैं ऐसे खड़ा हूं, समझें, यहां होगी मेरी फ्रंटल बोन, यहां मेरी फ्रंटल बोन है, तो ये फ्रंटल लोब है आगे वाला। यहां होगी पैराइटल बोन बेटा, ऊपर पैराइटल, तो ये वाला है पैराइटल लोब। यहां होगी ऑसिपिटल बोन, तो ये है ऑसिपिटल लोब। और साइड में होगी बेटा जी टेम्पोरल बोन, तो ये हो जाएगा टेम्पोरल लोब। तो आपने देखा हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर में कितने लोब हैं? 4 लोब हैं। और यहां पर हमें 3 हल्की हल्की दरारें देखने को मिलती हैं, जिनको सल्कस कहा जाता है। लेटरल सल्कस फ्रंटल पैराइटल को टेम्पोरल से सेपरेट करता है। एक है बेटा जी सेंट्रल सल्कस जो फ्रंटल और पैराइटल को सेपरेट करता है। और एक है बेटा जो पैराइटल और ऑसिपिटल को सेपरेट करता है, वो कहलाएगा पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। अब समझें बेटा जी, यहां पर अगर इन सल्कस की पोजीशन के हिसाब से देखें तो फ्रंटल लोब बेटा लार्जेस्ट लोब होगा, जबकि ऑसिपिटल लोब जो है बेटा वो स्मॉलेस्ट लोब होगा। अभी मैं आपको सिर्फ सेरिब्रम समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमने सेरिब्रम का डोर्सल व्यू देखा, हमने सेरिब्रम का डोर्सोलेटरल व्यू देखा। अब बेटा हम सेरिब्रम के सरफेस की बात करते हैं। जैसे आप देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था, सेरिब्रम इंटरनली होलो स्ट्रक्चर है। जैसे मेरे हाथ में एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, आप देख पा रहे हैं अंदर होलो कैविटी बेटा, तो इन होलो कैविटीज को कहा जाता है वेंट्रिकल। इनमें भरा होता है सीएसएफ। पर देखिए ये आपको सेरिब्रम का आउटर पोर्शन दिख रहा है बेटा, और सेरिब्रम का जो आउटर पोर्शन है उसे कहा जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। व्हाट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स? द आउटर रीजन ऑफ द सेरिब्रम। बेटा सेरिब्रम का जो आउटर रीजन है उसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। अब समझना,
ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हैं बेटा, इस मॉडल में भी आप देखिए ये बिल्कुल स्मूथ नहीं है, उसमें आपको इस तरह से कुछ फोल्ड्स दिख रहे होंगे। तो ध्यान से देखिए, मैं बना देता हूं। सेरिब्रम का आउटर मोस्ट पार्ट क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स में बेटा इस तरह से फोल्ड्स पाए जाते हैं, और बेटा किसी भी फोल्ड में दो चीजें होनी चाहिए। एक तो उसमें रिज होना चाहिए, यानी कि उभार होना चाहिए, एक उसमें ग्रूव होना चाहिए, गड्ढा होना चाहिए। बेटा समझो, उभार होगा, गड्ढा होगा, तभी तो फोल्ड बनेगा, प्लीज समझना। तो एक तो उसमें रिज होना चाहिए फोल्ड बनाने के लिए, एक बेटा उसमें ग्रूव होना चाहिए। तो जो रिज होता है उसे कहा जाता है गायराई, और जो ग्रूव होता है उसे कहा जाता है सल्काई। बेटा मैंने प्लूरल लिखा है, तो गायरस और सल्कस कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब सेरिब्रम का जो आउटर मोस्ट रीजन है उसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में बहुत सारे फोल्ड्स पाए जाते हैं, इन फोल्ड्स को कहा जाता है गायराई और सल्काई। पर समझना, एनसीईआरटी क्या लिखती है? The outermost part of the cerebrum is referred to as cerebral cortex. It is thrown into prominent fold. बेटा एनसीईआरटी ने फोल्ड नहीं लिखा है, प्रोमिनेंट फोल्ड लिखा है। प्रोमिनेंट फोल्ड का मतलब है हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो फोल्ड्स होते हैं बेटा, वो बड़े बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, पर उनका नंबर बहुत ही ज्यादा होता है। अब फायदा क्या है बेटा? जितने ज्यादा फोल्ड्स होंगे, जितने ज्यादा गायरस सल्काई होंगे, सरफेस एरिया उतना ज्यादा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतने ज्यादा न्यूरॉन्स हम एकोमोडेट कर पाएंगे, और जितने ज्यादा न्यूरॉन्स आप रख पाएंगे, आपके सोचने समझने की शक्ति उतनी ज्यादा होगी। यानी क्या ज्यादा होगी? आपकी इंटेलिजेंस जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी, ऐसा कुछ। तो गायरस सल्काई को हम जो है इंटेलिजेंस के साथ रिलेट कर सकते हैं। अब एक और चीज समझना बेटा, मान लेते हैं मैंने अपने सेरिब्रम को यहां से ऐसे निकाला, और सेम टू सेम डायग्राम यहां फिर से बनाता हूं। ये रहा बेटा जी डोर्सल व्यू, प्लीज समझना। मान लो ये है डोर्सल व्यू, आपको दिख रहा है बेटा मीडियन फिशर। ये रहा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब मैं डायग्राम कुछ ऐसा बना रहा हूं बेटा, समझो। ये सेरिब्रम का डोर्सल व्यू बेटा जी, ये सेरिब्रम का आउटर मोस्ट पार्ट है, क्या कहलाएगा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब ध्यान से सुनिए, एनसीईआरटी क्या कहती है? The cerebral cortex is referred to as gray matter due to its grayish appearance. एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, what is cerebral cortex? सेरिब्रम का आउटर मोस्ट पार्ट वो कहलाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। एनसीईआरटी कहती है द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड टू एज ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस। और ये ग्रे कलर का क्यों होता है? क्योंकि यहां न्यूरोनल सेल बॉडीज कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं। याद कीजिए बेटा, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स पर कभी भी माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं होता। तो मैं ऐसे दिखाऊं बेटा, यहां पर सेल बॉडी, 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 सेल बॉडी। आप देख पा रहे हैं जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना बेटा, यहां पर सेल बॉडीज जो है वो ज्यादा होती हैं, और सेल बॉडीज पर कभी भी माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं होता। और अगर सेल बॉडीज होंगी तो कंफर्म है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे कलर का दिखेगा। तो एनसीईआरटी क्या कहती है? द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेरिब्रम इज रेफर्ड टू एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड टू एज ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस। और ये ग्रे अपीयर का क्यों होता है? क्योंकि यहां पर सेल बॉडीज ज्यादा होती हैं। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये पूरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इसमें सेल बॉडी, सेल बॉडी, सेल बॉडी। पर ध्यान से देखना, सेरिब्रम अंदर से व्हाइट मैटर होता है। व्हाइट मैटर मतलब माइलिनेटेड एक्सॉन होने चाहिए। तो देखो क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो, जो हमारी सेल बॉडी अंदर की तरफ है, इनके माइलिनेटेड एक्सॉन ऐसे अंदर लटकते हैं बेटा। इनके जो माइलिनेटेड एक्सॉन हैं वो कुछ इस तरह से अंदर की तरफ लटकते हैं। मैं माइलिनेटेड एक्सॉन को कह सकता हूं व्हाइट नर्व फाइबर। बेटा एक्सॉन को कहा जाता है नर्व फाइबर। माइलिनेटेड हैं तो मैं कहूंगा व्हाइट नर्व फाइबर। तो देखो, इधर वाले व्हाइट नर्व फाइबर इधर चले, इधर वाले व्हाइट नर्व फाइबर इधर चले, और दोनों तरफ के व्हाइट नर्व फाइबर जब मिल जाते हैं तो आप देख पा रहे हैं ए बैंड ऑफ व्हाइट नर्व फाइबर बनता है। मैं कह सकता हूं इट इज द ट्रैक्ट ऑफ व्हाइट नर्व फाइबर। पहला लेक्चर याद कीजिए बेटा, टर्मिनोलॉजी। व्हाट इज ट्रैक्ट? द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन इन सीएनएस। तो एनसीईआरटी कहती है ना बेटा, ये जो आपको ट्रैक्ट ऑफ व्हाइट नर्व फाइबर दिखता है, इसी को कहा जाता है कॉर्पस कैलोसम। क्या कहते हैं बेटा? कॉर्पस कैलोसम। और प्रेजेंस ऑफ कॉर्पस कैलोसम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हायर मैमेलियन ब्रेन। बेटा दो आ चुके हैं, काउंट करते जाइएगा। एरेक्नोइड मेम्ब्रेन सिर्फ मैमेलियन ब्रेन के चाहो तो मिलती है, एंड प्रेजेंस ऑफ कॉर्पस कैलोसम इट इज अ ट्रैक्ट ऑफ व्हाइट नर्व फाइबर्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ हायर मैमल्स के ब्रेन में पाया जाता है। बेटा कॉर्पस कैलोसम का क्या फंक्शन है?
ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। अगर ऐसा सवाल आ जाए, व्हाट विल हैपन इफ द कॉर्पस कैलोसम इज इंजर्ड, आंसर क्या जाएगा? द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर विल बी डिस्टर्ब्ड। एक बार थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। अभी मैंने आपको सिर्फ सेरिब्रम की एक जनरल आउटलाइन दी है। बेटा हमने सेरिब्रम का डोर्सल व्यू देखा है, यहां पर मीडियन फिशर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। मैंने आपको सेरिब्रल हेमिस्फीयर का डोर्सोलेटरल व्यू दिखाया है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब। मैंने आपको सेरिब्रम के कॉर्टेक्स की बात की है जिसमें गायरस सल्काई है, और सेरिब्रम के अंदर की तरफ एक बैंड ऑफ व्हाइट नर्व फाइबर्स मिलता है, कॉर्पस कैलोसम, जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू करूंगा, दैट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। एक बार आप ऑब्जर्व कीजिए बच्चों। कुछ बातें अगर हम आउट ऑफ एनसीईआरटी भी पढ़ लें बच्चों तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। तैयारी फिर कह रहा हूं 720 की है, तो मेंटेलिटी को स्ट्रांग रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको मां तक छोड़कर आएंगे, ये कंफर्म बात है। बशर्ते आपकी सिंसियरिटी होनी चाहिए, बहुत मजा आने वाला है। अब सुने बच्चों, एनसीईआरटी की लाइन सुनेंगे। व्हाट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स? द आउटर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। एनसीईआरटी 100% प्लस कुछ एडिशनल बातें हैं, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सुने, व्हाट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स? द आउटर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। एनसीईआरटी कहती है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये फ्रंटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये पैराइटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये टेम्पोरल सेरिब्रल कॉर्टेक्स और ये ऑसिपिटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। एनसीईआरटी कहती है द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फंक्शनल एरियाज, सेंसरी एरियाज, मोटर एरियाज एंड सम लार्ज साइज रीजन्स which are neither clearly sensory nor motor in function called as association area। बेटा एनसीईआरटी कहती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 3 टाइप के एरियाज होते हैं, कुछ सेंसरी एरियाज होते हैं, कुछ मोटर एरियाज होते हैं और कुछ लार्ज साइज रीजन्स हैं जो ना तो क्लियरली सेंसरी हैं ना ही क्लियरली मोटर हैं, उन्हें कहा जाता है एसोसिएशन एरिया। वैसे आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, सेंसरी एरिया वो होगा जहां सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर आएगा और वहां उस इंफॉर्मेशन का एनालिसिस होगा। बेटा मोटर एरिया वो है जहां से मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर निकलेगा और किसी टारगेट को इंपल्स देगा और उसको कंट्रोल करेगा। और एसोसिएशन एरिया नाम से पता चल रहा है बेटा ये सेंसरी और मोटर के बीच में तालमेल बिठाएगा। पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें एसोसिएशन एरिया के बस 3 फंक्शन याद रखने हैं। एनसीईआरटी लिखती है एसोसिएशन एरिया आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक कम्युनिकेशन, मेमोरी एंड इंटर सेंसरी एसोसिएशन। दैट्स इट। एनसीईआरटी का पैराग्राफ कंप्लीट बच्चों, ये याद होना चाहिए। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है बच्चों? सेरिब्रम का आउटर मोस्ट पार्ट। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 3 टाइप के एरियाज होते हैं, कुछ सेंसरी एरिया जहां सेंसरी इंपल्स आती है वो उसका एनालिसिस करते हैं, कुछ मोटर एरिया जहां से मोटर इंपल्स जाती है और टारगेट को कंट्रोल करते हैं, और कुछ लार्ज साइज रीजन्स होते हैं जो ना तो क्लियरली सेंसरी होते हैं ना ही मोटर होते हैं, उन्हें कहा जाता है बेटा एसोसिएशन एरिया। एंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको याद रखना है एसोसिएशन एरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक कम्युनिकेशन, मेमोरी एंड इंटर सेंसरी एसोसिएशन। बेटा एनसीईआरटी तो कंप्लीट हो गई, पर अब तैयारी 720 की है, तो मैं आपको इन तीनों टाइप के एरियाज के कुछ सेलेक्टेड एग्जांपल्स बता रहा हूं, उनको आप प्लीज ध्यान से सुनेंगे, बाकी टेलीग्राम पर मैं शेयर भी कर दूंगा। आइए इसको सुनना। बेटा पहले मैं आपको एसोसिएशन एरिया के कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, बस सुनना बेटा ना, सुन लेना। एसोसिएशन एरिया के कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे एक एसोसिएशन एरिया जो मैं यहां बना रहा हूं फ्रंटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, यह कहलाता है बेटा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक तरह का एसोसिएशन एरिया है। बेटा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, एसोसिएशन एरिया है, इसे कहा जाता है सीट ऑफ इंटेलिजेंस। अब आउट ऑफ एनसीईआरटी की बातें चल रही हैं, पर तैयारी 720 की है, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। एनसीईआरटी तो हो गई ना बेटा, 3 टाइप के एरिया हैं, सेंसरी, मोटर, एसोसिएशन। अब तीनों के आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं। जैसे एसोसिएशन एरिया का एक एग्जांपल मैंने लिखा है, वो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स।
बेटा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को सीट ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है। समझें, ये जो सबसे आगे वाला पोर्शन है हमारा फोरहेड, ये कहलाता है बेटा जी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। आपके जितने भी दिमाग में आइडियाज आते हैं वो किसकी वजह से? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। जो भी आपकी इंटेलिजेंस है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो भी आपकी नॉलेज है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो भी आप रीजनिंग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आप बियॉन्ड द वर्ल्ड जाके इमेजिन कर पाते हैं, एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट, वो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। और आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, जजमेंट होती है, वो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। यानी शॉर्ट में कहूंगा आपके सोचने समझने की जो शक्ति है वो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, सब कुछ लिखा हुआ है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इतना याद रखेंगे, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक तरह का एसोसिएशन एरिया है जो सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है। और बच्चों आप क्या सोच सकते हैं वो तो एक राज है बच्चों, हम बता भी नहीं सकते आप क्या क्या सोच सकते हैं। तो आप जो सोच सकते हैं वो तो क्या है बेटा? एक राज है। क्या है बेटा जी? एक राज है। आइडियाज, इंटेलिजेंस, नॉलेज, रीजनिंग, एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट और जजमेंट, एक एक वर्ड चल रहा है बहुत मेहनत से। तो मैंने आपको जो है बता दिया, एक राज है आइडिया, इंटेलिजेंस, नॉलेज, रीजनिंग, एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट और जजमेंट। तो आपने देखा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक तरह का एसोसिएशन एरिया है। बेटा टेम्पोरल लोब में एक एसोसिएशन एरिया और मिलता है, टेम्पोरल लोब में मिलता है, इसे कहा जाता है बेटा जी वर्निकेज एरिया। इसे कहा जाता है वर्निकेज एरिया। साइंटिस्ट का नाम है बेटा W फॉर वर्निकेज, W फॉर वर्ड्स, और वर्ड्स मिलके बनाते हैं लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का एनालिसिस आपको कौन करवाता है? वर्निकेज एरिया। कौन सी भाषा सुनाई दे रही है, कौन सी भाषा दिखाई दे रही है, वो कौन करवाता है? वर्निकेज एरिया। यानी मैंने आपको एसोसिएशन एरिया के दो एग्जाम्पल बता दिए। अब मैं आपको जो है मोटर एरियाज के कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं, समझें। मोटर एरियाज के कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि बेटा मोटर एरिया का एक एग्जाम्पल जो मैंने बनाया वो फ्रंटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स में है। इसे कहा जाता है बेटा प्राइमरी मोटर एरिया। यह है प्राइमरी मोटर एरिया। एक बार इसको सही करेंगे भैया। ये है बेटा प्राइमरी मोटर एरिया। देखो है ये मोटर एरिया, इसका मतलब ये सिग्नल भेजेगा। तो ये किसको सिग्नल भेजता है? हमारी सभी वॉलेंट्री मसल्स को। तो आपकी जितनी भी वॉलेंट्री मसल्स है उनको मैसेज ये भेजता है, फिर हम वॉलेंट्री एक्टिविटी कर पाते हैं, चाहे वॉकिंग हो, चाहे रनिंग हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे हैंड लिफ्टिंग हो, जो भी बेटा जितनी भी आपकी वॉलेंट्री एक्टिविटीज है उनको रेगुलेट कौन करता है? प्राइमरी मोटर एरिया। एक और मोटर एरिया का एग्जांपल बेटा जो फ्रंटल लोब में मिलता है, ये वाला, इसे कहा जाता है बेटा ब्रोकाज एरिया। साइंटिस्ट का नाम है बेटा, ये मोटर एरिया है, इसका मतलब ये सिग्नल भेजेगा। तो ये किसको सिग्नल भेजता है? हमारे वोकल कॉर्ड्स को, हमारी लिप्स की मसल को, टंग की मसल को, पैलेट की मसल को, ताकि हम बोल सकें। तो ये बेटा इसलिए इसको स्पीच एरिया कहा जाता है। मैंने आपको जो है एसोसिएशन एरिया के दो सेलेक्टिव एग्जांपल बताए हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड वर्निकेज एरिया। मैंने आपको मोटर एरिया के दो सेलेक्टेड एग्जांपल बताए हैं, प्राइमरी मोटर एरिया और ब्रोकाज एरिया। तभी तो कहा जाता है बेटा अगर किसी का ब्रोका एरिया डैमेज हो गया तो वो नहीं बोल पाएगा, और इन एबिलिटी टू जो स्पीक है उसे कहा जाता है अफेजिया। अब मैं आपको सेंसरी एरियाज के कुछ एग्जांपल बताता हूं, बाकी एनसीईआरटी आपको याद होनी चाहिए बेटा। सेंसरी एरियाज के एग्जांपल सुने, सेंसरी एरियाज के एग्जांपल, जैसे कि यहां टेम्पोरल लोब में मैं दो सेंसरी एरिया की बात करूंगा। दो सेंसरी एरिया बेटा, एक है ऑडिटरी एरिया, नाम से पता चल रहा है ये साउंड के सिग्नल रिसीव करेगा फ्रॉम ईयर और हमें सुनाई देगा। एक है बेटा जी ऑल्फैक्टरी एरिया, ये नोज के सिग्नल रिसीव करेगा और हम स्मेल का सेंसेशन कर पाएंगे। यानी कि बेटा टेम्पोरल लोब में क्या है? टेम्पोरल लोब में वाव है, वाव, वर्निकेज एरिया, एसोसिएशन एरिया एंड ऑल्फैक्टरी एरिया। अब मैं आपको बताता हूं ऑसिपिटल लोब में एक सेंसरी एरिया बेटा, इसे कहा जाता है ऑसिपिटल एरिया, या फिर इसको कहा जाता है विजुअल कॉर्टेक्स एरिया। नाम से पता चल रहा है बेटा ये हमारी रेटिना से सिग्नल रिसीव करता है और हमें विजन का एनालिसिस होता है। तभी आपने देखा होगा पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि हीरो के जो है गुंडे ने पीछे मारा तो थोड़ी देर उसको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि हमारा विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑसिपिटल लोब में। बेटा हमारे पैराइटल लोब में एक सेंसरी एरिया है जो सिग्नल रिसीव करेगा, एक और सेंसरी एरिया है जो सिग्नल रिसीव करेगा। ये वाला जो है बेटा ये कहलाता है गस्टेटरी एरिया। नाम से पता चल रहा है बेटा ये आपके टंग से सिग्नल रिसीव करेगा और टेस्ट के सेंसेशन में हेल्प करेगा। और एक और ये जो दिख रहा है बेटा ये है सोमेस्थेटिक एरिया।
बेटा साउंड जो है, स्मेल जो है, टेस्ट जो है, विजन जो है, ये आपके स्पेशल सेंसेशन है। इनके लिए अलग अलग ऑर्गन दिए ना कुदरत ने आपको, पर सोमेस्थेटिक एरिया आपके बाकी जितने भी जनरल सेंसेशन है उनको रिसीव करता है। जनरल सेंसेशन जैसे टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, वाइब्रेशन एटसेट्रा, ऐसा कुछ। बच्चों मैं फिर दोहराता हूं, तैयारी 720 की है, तो आपको इतना तो याद होना चाहिए कि हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 3 टाइप के एरियाज हैं, सेंसरी एरियाज, मोटर एरियाज एंड सम लार्ज साइज रीजन्स विच आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नोर मोटर इन फंक्शन नोन एज एसोसिएशन एरिया, जो कि 3 कॉम्प्लेक्स फंक्शन करवाते हैं, कम्युनिकेशन, मेमोरी एंड इंटर सेंसरी एसोसिएशन। ये तो याद होना ही चाहिए। और यहां पर बेटा मैंने आपको तीनों टाइप के एरियाज के कुछ सेलेक्टिव एग्जांपल्स बता दिए। इस बोर्ड पर जो आप देख पा रहे हैं, मैं लिख देता हूं बच्चों आपकी खुशी के लिए। जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं वो हैं एसोसिएशन एरिया के एग्जांपल। तो कौन कौन से दिख रहे हैं? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और एक हमारा वर्निकेज एरिया। जो आपको येलो कलर में दिख रहे हैं बेटा वो किसके एग्जांपल हैं? मोटर एरिया। तो एक तो प्राइमरी मोटर एरिया वॉलेंटरी मसल्स को मैसेज भेजता है, और एक ब्रोकाज एरिया जो स्पीच में हेल्प करता है। और जो यहां पर आपको व्हाइट कलर से दिख रहे हैं, व्हाइट कलर से, वो सब किसके एग्जांपल है बेटा? सेंसरी एरिया। तो सेंसरी एरिया वो हैं जो सिग्नल रिसीव करते हैं ना बेटा, जैसे कि ऑडिटरी एरिया साउंड के सिग्नल रिसीव करता है, हमें आवाज सुनाई देती है। ऑल्फैक्टरी एरिया स्मेल का सिग्नल रिसीव करता है। गस्टेटरी एरिया टेस्ट का सिग्नल रिसीव करता है। सोमेस्थेटिक एरिया जनरल सेंसेशन, और ऑसिपिटल एरिया आंखों से सिग्नल रिसीव करता है ताकि हमें विजन का एनालिसिस हो सके। मैं आपको समय दे रहा हूं, आप इसको एक बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल पर यह भी आपको जो है पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा बच्चों, एक बार आप ऑब्जर्व कीजिए। बाकी एनसीईआरटी का ये पार्ट है, ये तो याद होना ही चाहिए बेटा कि द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ फंक्शनल एरियाज। सेंसरी एरियाज मैंने एग्जांपल बता दिए, मोटर एरियाज मैंने एग्जांपल बता दिए, एंड सम लार्ज साइज रीजन्स विच आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नोर मोटर इन फंक्शन कॉल्ड एज एसोसिएशन एरिया। और उनके 3 फंक्शन याद रखने हैं, कम्युनिकेशन, मेमोरी, इंटर सेंसरी एसोसिएशन। बाकी यहां पर आपको कुछ सेलेक्टेड एग्जाम्पल्स बता दिए। एक बच्चा पूछ रहा है इकराज की फुल फॉर्म आइडियाज, इंटेलिजेंस, नॉलेज, रीजनिंग, एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट और जजमेंट। आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है बेटा जी, वो आपकी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर डिपेंड करती है। जैसे आइंस्टीन जो थे उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया मोर डेवलप था एज कंपेयर टू नॉर्मल पीपल, तो सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। बच्चों लास्ट में आपको पता है आपके लिए एक चीज लेकर आए एमजे सर, दैट इज एमजे टॉक्स। बायोलॉजी तो समझाएंगे ना बच्चों, पर साथ में जीवन भी समझना होगा। जैसे कि आज एमजे टॉक्स के माध्यम से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। बच्चों आपने ये सुना होगा, अगर आपने ये सुना है, कहीं पढ़ा है, तो मुझे जल्दी से लिखकर बताइए यस सर। आपने अगर ये कहीं सुना है और पढ़ा है तो मुझे जल्दी से बताइए बच्चों यस सर लिखकर। एमजे सर बायोलॉजी तो डिस्कस करेंगे, पर एमजे टॉक्स के माध्यम से थोड़ा जीवन के कंसेप्ट्स भी आपको बताना चाहते हैं। एक नई पहल है जो आपके लिए लेकर आए हैं। बच्चों आपने सुना होगा ये फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एमजे सर पूरे हिंदुस्तान में बता देना चाहते हैं ये स्टेटमेंट सही नहीं है बच्चों।
आपने सुना है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मैं इसको मॉडिफाई करता हूं बच्चों, लास्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट द लास्ट इंप्रेशन बच्चों, लास्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन। मैं आपको यह भी समझाना चाहूंगा बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। मान लेते हैं कोई बेटा है, वो अपने माँ बाप की बहुत केयर करता है, बहुत ध्यान से उनको रखता है, संभाल कर रखता है, पलकों पर बिठा कर रखता है। पर मान लेते हैं शादी के बाद किसी कारण से अगर वो माँ बाप को बूढ़ा हो जाने के बाद वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाता है, तो बच्चों पहला इंप्रेशन तो क्या था, कितना बेहतरीन बच्चा है, माँ बाप की केयर करता है, फर्स्ट इंप्रेशन तो बेहतरीन था। पर लास्ट में जाते जाते उसने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, तो क्या उसका लास्ट इंप्रेशन पहले इंप्रेशन जैसा काउंट होगा? नहीं होगा। ऐसी औलाद को हम बढ़िया औलाद नहीं कह सकते हैं, दुनिया भी नहीं कहेगी। तो बेटा आपने देखा ना, फर्स्ट इंप्रेशन तो बेहतरीन था, पर लास्ट इंप्रेशन जो है वो बढ़िया नहीं था। तो माँ बाप तो अंतिम सांस तक यही ध्यान रखेंगे कि उसने हमें छोड़ दिया है। भले माँ बाप ये ना सोचें, दुनिया तो यही कहेगी कि कैसी औलाद है, उसने वृद्धा स्टेज में अपने माँ बाप को छोड़ दिया है। तो आपने देखा फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन नहीं होता बच्चों। एक और चीज, जैसे कि कल को मान लेते हैं किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, सीने में दर्द होता है, डॉक्टर हमें कोई मसल पेन की दवाइयां लिखता है, छोटी सी दवाइयां लिखता है, सस्ती दवाइयां लिखता है और दर्द चला जाता है। इसका मतलब बच्चों बेस्ट डॉक्टर। कल को मान लेते हैं कुछ सालों के बाद फिर से उसी डॉक्टर के पास जाना पड़ गया, और अगर मान लेते हैं वो आपकी किडनी निकाल ले, या फिर मान लेते हैं कि वो जो है बॉडी के अंदर कैंची छोड़ दे, जो भी हो सकता है, प्रैक्टिकली देखा जाता है, तो फर्स्ट इंप्रेशन तो बढ़िया था डॉक्टर का, पर लास्ट इंप्रेशन बिगड़ गया ना बच्चों, तो आप अंतिम सांस तक ध्यान रखेंगे कि वो डॉक्टर बढ़िया नहीं था। जैसे बच्चों कोई टीचर पहली क्लास में आपको पढ़ाने आए और शानदार पढ़ाए, तो फर्स्ट इंप्रेशन वाह क्या कमाल का टीचर हमें मिला है। पर बाद वाली क्लासेस में अगर वो आपको चुटकुले सुनाना शुरू कर दे, शायरियां सुनाना शुरू कर दे, कहानियां सुनाना शुरू कर दे, तो इसका मतलब वो टीचर बढ़िया नहीं है बच्चों। आपको मां तक जाना है। मैं आपको इस समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट द लास्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन। बच्चों एमजे सर स्टार बहुत साल पहले बन गए थे, तो फर्स्ट इंप्रेशन तो ठीक था खुद की नजर में, पर आज भी मेहनत कर रहे हैं, उसी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, उसी ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि लास्ट इंप्रेशन खुद की नजर में बढ़िया रखना चाहते हैं। तो मैं आपको बस ये कहना चाहता हूं, फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट द लास्ट इंप्रेशन बच्चों, लास्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन। तो एमजे टॉक्स के माध्यम से, करियर विल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अपने बच्चों को यह कहना चाहता हूं कि अपनी अंतिम सांस तक पूरे हिंदुस्तान की नजर में, पूरे देश की नजर में, अपने टीचर्स की नजर में, अपने दोस्तों की नजर में, और सबसे इंपॉर्टेंट खुद की नजर में अपना इंप्रेशन बेस्ट रखिएगा। तो हर दिन अंतिम सांस तक आपको अपना बेस्ट देना होगा, क्योंकि बच्चों फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट द लास्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन। तो इसी ख्याल के साथ, एमजे टॉक्स के इस ख्याल के साथ आज की क्लास को हम टर्मिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे बच्चों, दैट इज डाई एनसेफेलॉन। थैंक यू सो मच।